मैंने 11 साल कस्टम्स में काम किया है। मैंने नकली बेबी फॉर्मूला को ड्रग्स के साथ स्मगल होते और जैकेट की लाइनिंग को ज्यादा दामों पर बिकते देखा है। मैंने सब कुछ देखा है। उस दिन सिक्योरिटी से गुजरने की बारी एक स्टूडेंट की थी। उसका सूटकेस नॉर्मल था और वो ठीक से बिहेव कर रहा था। एक्सरे मशीन ने उसे स्कैन किया और कुछ भी अजीब नहीं था। लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई, इसलिए मैंने उससे अपना सूटकेस खोलने को कहा। अंदर 3 पत्थर चुपचाप पड़े थे, धूल भरे और वैसे ही जैसे आप हर जगह देखते हैं। मैं बिना कुछ कहे 3 सेकंड तक उन्हें घूरता रहा। फिर मैंने वॉकी टॉकी उठाई और कहा, पत्थर सख्त था। 10 मिनट बाद पूरा एयरपोर्ट लॉक हो गया। मैंने 11 साल कस्टम्स में काम किया है। इस नौकरी ने मेरी सभी अनरियलिस्टिक फैंटेसी को खत्म कर दिया है और मेरे सभी इंट्यूशन को तेज कर दिया है। मैंने माओं को बेबी फॉर्मूला कैन में कॉन्ट्राबैंड छिपाते देखा है। उनकी आंखें निराशा से भरी हुई हैं। मैंने बिजनेसमैन को अपनी जैकेट की लाइनिंग में US$ के ढेर सिलते देखा है। उनकी आंखें लालच से भरी हुई हैं। मैंने नौजवानों को दर्जनों कैप्सूल निगलते, कस्टम से स्मगलिंग करके निकलने की कोशिश करते देखा है। उनकी आंखें सुन्न हो गई हैं। 11 सालों में मैंने बहुत सारी आंखें देखी हैं और मेरी आंखें ऐसी हो गई हैं जो सिर्फ आंखों को पड़ती हैं। आज मैं टर्मिनल 3 के इंटरनेशनल अराइवल एरिया में इंस्पेक्शन काउंटर 6 पर ड्यूटी पर हूं। दोपहर 3 बजे लोगों का आना जाना लगातार था। एक नौजवान चांदी का सूटकेस धकेलता हुआ मेरे काउंटर पर आया। एक आम सा नौजवान जिसने सफेद टी-शर्ट और जीन्स पहनी थी, मोटे फ्रेम वाला चश्मा पहना था और जो किसी स्टूडेंट जैसा लग रहा था। उसने मुझे अपना पासपोर्ट दिया। ये एकदम नया था। मैंने इसे खोला। इसमें लिखा था गाओ युआन, 21 साल का, एच देश से पढ़ाई करके लौट रहा है, वेलकम बैक। मैंने पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया और उसे वापस दे दिया। उसका हाथ स्थिर था, उसके नाखून करीने से कटे हुए थे। थैंक यू। उसने प्यार से मुस्कुराते हुए अपना सूटकेस कन्वेयर बेल्ट की ओर धकेला। प्लीज 1 मिनट रुकिए, मैंने कहा। गाओ युआन रुका, मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ा। उसकी आंखों में एकदम सही समय पर शक था। सर, आपका सामान एक्सरे मशीन से गुजरना है। ठीक है। उसने बिना किसी बेसब्री के सिर हिलाया और खुद ही अपना सूटकेस कन्वेयर बेल्ट पर ले गया। सब कुछ नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल। मैं मॉनिटर स्क्रीन को घूरता रहा। एक्सरे स्कैन कैबिनेट, कपड़ों, किताबों, लोकल स्पेशलिटीज के कई पैकेट और एक रेजर पर पड़ा था। साफ साफ, बिना किसी अजीब डेंसिटी या शक वाली शेप के। मेरे कलीग जियाओली, जो एक्सरे मशीन के इंचार्ज थे, ने मुझे ओके का इशारा किया। मैं हिला नहीं। मेरी नज़र गाओ युआन के चेहरे पर टिकी रही। वो वहीं चुपचाप इंतजार करते हुए खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसका बायां अंगूठा अनजाने में और तेजी से उसकी इंडेक्स फिंगर के दूसरे जोड़ को बार बार रगड़ रहा था। ये एक आम सबकॉन्शियस बिहेवियर था। छोटी छोटी बार बार होने वाली हरकतों से बहुत ज्यादा अंदरूनी टेंशन को कम करने की कोशिश। वो इतना नर्वस किस बात से था? बिना किसी दिक्कत के सूटकेस सर, आपका सूटकेस ठीक है, अब आप जा सकते हैं, जियाओली ने किनारे से याद दिलाया। गाओ युआन ने मुझे सिर हिलाया और सूटकेस लेने के लिए तैयार हो गया। सूटकेस खोलो, मैंने कहा। मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन साफ थी। जियाओली एक पल के लिए रुका और गाओ युआन भी हवा में रुक गया जब उसने सूटकेस के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी मुस्कान 1 सेकंड के लिए रुक गई, लेकिन जल्द ही नॉर्मल हो गई। इस अफसर, क्या तुमने नहीं कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है? उसका लहजा शांत था, लेकिन उसका बायां हाथ जो उसकी इंडेक्स फिंगर को सहला रहा था, रुक गया। मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। रूटीन इंस्पेक्शन, प्लीज कोऑपरेट करें, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए दोहराया। सूटकेस खोलो। गाओ युआन और मैं 3 सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। उसने अपनी पलकें झुका ली। ठीक है, उसने कहा, सूटकेस को इंस्पेक्शन के लिए ले जाते हुए। इंस्पेक्शन टेबल पर मैंने पासवर्ड डाला, बॉक्स खोला और पाया कि वो साफ सुथरा था, बिल्कुल अंदर वाले व्यक्ति की तरह। कपड़े अच्छे से मोड़कर वैक्यूम बैग में पैक किए गए थे। किताबें कवर में लपेटकर कोने में रखी थीं। मैंने ग्लव्स पहने और चेक करना शुरू किया। एक एक करके हर चीज निकाली और हर किताब पलटी, लेकिन कुछ नहीं मिला। पास में कुछ पैसेंजर्स पहले से ही बड़बड़ा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं हंगामा कर रहा हूं और टाइम वेस्ट कर रहा हूं। जियाओली शर्मिंदा लग रहा था, सोच रहा था कि क्या मैं आज ज्यादा सेंसिटिव हो रहा हूं। गाओ युआन के होठों पर फिर से हल्की सी मुस्कान आ गई, एक सुकून भरी मुस्कान। मैंने सबको इग्नोर कर दिया। मैंने बॉक्स पूरा खाली कर दिया और फिर अपनी उंगलियों से मैंने धीरे से टैप किया। नीचे वाली लाइनिंग से एक हल्की आवाज आई। मैंने गाओ युआन की तरफ देखा। उसके चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। उसकी जगह एक मौत जैसा पीलापन आ गया। इसे खोलो। क्या? बॉक्स पर एक एक्स्ट्रा लेयर? गाओ युआन का चक्कर खा गया। मुझे नहीं पता था कि इस बॉक्स में एक एक्स्ट्रा लेयर है, उसने कहा। उसकी आवाज सूखी हो गई थी। मैंने फिर पूछा, इसे खोलो। मैंने इंस्पेक्शन टेबल के नीचे से एक मल्टी टूल स्क्रू ड्राइवर निकाला। गाओ युआन ने मेरे हाथ में टूल को देखा। उसके होंठ कांप रहे थे। वो हिला नहीं। मैंने और शब्द बर्बाद नहीं किए। स्क्रू ड्राइवर के सपाट हिस्से का उपयोग करके मैंने इसे लाइनिंग के गैप में डाला और जोर से खोला। क्लिक। लाइनिंग पैनल में एक दरार दिखाई दी और एक हल्की गंध आई, मिट्टी और इंजन तेल की मिश्रण। मैंने पूरे अंदरूनी लाइनिंग पैनल को फाड़ दिया, जिससे सूटकेस के अतिरिक्त कंपार्टमेंट में फोम की एक मोटी परत दिखाई दी। फोम में 3 सटीक आकार के खांचे खुदे हुए थे और प्रत्येक खांचे के भीतर 3 पत्थर थे, धूल भरे और अनियमित आकार के। ऐसे दिख रहे थे जैसे आप किसी भी नदी के किनारे पर आसानी से कंकड़ उठा सकते हैं। सियाओली एक नजर डालने के लिए झुका। इंस्पेक्शन टेबल से टिककर हांफते हुए वो डरी हुई आंखों से उन 3 पत्थरों को घूर रहा था। मैंने उसे नजरअंदाज किया। मेरा पूरा ध्यान उन 3 पत्थरों पर था। मैं उन्हें 3 सेकंड तक घूरता रहा, फिर हाथ बढ़ाकर एक पत्थर उठा लिया। पत्थर छूने में ठंडा, भारी और खुरदुरा था, यहां तक कि सूखी मिट्टी से भी ढका हुआ था। मैंने उसे अपनी आंखों के सामने रखा। इंस्पेक्शन टेबल के ऊपर से आ रही तेज रोशनी का सामना करते हुए कई बार एंगल बदला।
एक खास छोटे एंगल पर पत्थर की सतह पर रोशनी का एक मुश्किल से दिखने वाला बैंगनी रंग का रेशा, जो बाल से भी पतला था, चमक उठा। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। अचानक एक धमाके के साथ मैंने पत्थर नीचे रख दिया। बिना एक शब्द बोले मैंने अपने कंधे पर लटका वॉकी टॉकी उठाया, उसे पकड़ा और कॉल बटन दबाया। पूरे इंस्पेक्शन हॉल का शोर उसी पल गायब हो गया। मेरी आवाज़ स्थिर थी, बिना किसी भावना के। मैंने एक कोडेड लाइन बोली जो सिर्फ कैप्टन झोंग लेई और मैंने समझी, स्टेशन 6। पत्थर सख्त था। वॉकी टॉकी पर 1 सेकंड की शांति रही, फिर कैप्टन झोंग लेई के पक्के 2 शब्द आए, रॉजर। 10 मिनट बाद पूरी T3 टर्मिनल बिल्डिंग, सभी एंट्री और एग्जिट पूरी तरह से सील कर दिए गए थे। आसमान में एक तेज अलार्म बज उठा। जैसे ही अलार्म बजा, पूरे इंस्पेक्शन हॉल में अफरा तफरी मच गई। पैसेंजर की चीखें, बच्चों के रोने की आवाज़ें और एयरपोर्ट के लाउडस्पीकर पर तुरंत खाली करने की घोषणाएं हवा में गूंजने लगीं। गांव युवान जमीन पर गिर पड़ा, भूत की तरह पीला पड़ गया। मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मेरा पहला आइडिया था कि तीनों पत्थरों को वापस ऊपर के फर्श पर रख दूं, अंदर के पैनल को ढक दूं, सूटकेस बंद कर दूं और फिर सबसे ऊंची सील लगा दूं। तभी पूरी तरह से हथियारों से लैस एयरपोर्ट स्पेशल पुलिस ने इलाके को घेर लिया। सब लोग, हिलना मत, जहां हो वहीं रहो। स्पेशल पुलिस की चीखों ने बाकी सब कुछ दबा दिया। कैप्टन झोंग लेई कस्टम एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के 2 साथियों के साथ आराम से मेरी ओर बढ़े। उसका एक्सप्रेशन इतना सीरियस था जितना मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसके माथे पर नसें उभरी हुई थीं। उसने एक भी शब्द बर्बाद नहीं किया। सिचुएशन: टारगेट गांव युवान, लड़का, 21 साल का, देश एच से लौटा स्टूडेंट। मैंने जमीन पर पड़े गांव युवान की ओर इशारा किया। सस्पेक्ट्स: उसके सूटकेस के पीछे 3 पत्थर हैं। मैंने सिल्वर सूटकेस की ओर इशारा किया। मैंने उनका इस्तेमाल किया। पत्थर हार्ड हैं। झोंग लेई की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। पत्थर हार्ड हैं, ये कोड वर्ड कस्टम्स के इंटरनल सिस्टम में सबसे ऊंची रैंक से जुड़ा है। ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। इस लेवल का अलर्ट एक बार ट्रिगर होने का मतलब है कि स्मगलिंग एक्टिविटी हो सकती है जो देश के बेसिक इंटरेस्ट को हिला सकती है। इसे हैंडल करने का उसका अधिकार कस्टम्स के स्कोप से बाहर है। इसे तुरंत नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने और उन्हें इसे अपने हाथ में लेने की जरूरत है। मैंने झोंग लेई के साथ 7 साल काम किया है और मैंने एक बार भी इस कोड वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। वो जानता है कि मैं इस तरह की किसी चीज के बारे में मजाक नहीं करूंगा। क्या तुम्हें पक्का है? झोंग लेई की आवाज बहुत धीमी थी। बिल्कुल, मैंने जवाब दिया। उसने और कोई सवाल नहीं पूछा, तुरंत एनक्रिप्टेड फोन उठाया, एक नंबर डायल किया और कहा, मैं बीजिंग कैपिटल एयरपोर्ट कस्टम्स से झोंग लेई बोल रहा हूं। 5 कंटिजेंसी प्लान एक्टिवेट करें। टारगेट इंस्पेक्शन काउंटर 6 टर्मिनल 3 पर मिला है। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री से तुरंत मदद की रिक्वेस्ट है। फोन रखने के बाद किस्को के 2 साथियों ने गांव युवान को जमीन से उठाकर हथकड़ी लगा दी थी। सिल्वर सूटकेस को खास तौर से बने मेटल के राइट कंट्रोल केस में रखा गया था। सब कुछ टेंशन और तेजी से चल रहा था। 20 मिनट से भी कम समय में 3 काली होंकी सिडैन सीधी एयरपोर्ट के खास रास्ते से टर्मैट पर आ गईं। काले सूट पहने स्मार्ट दिखने वाले लोगों का एक ग्रुप कारों से उतरा। लीडर एक महिला थी, लगभग 30 साल की, छोटे बाल और तेज आंखें थीं। उसने कोई पहचान पत्र नहीं पहना था, लेकिन जैसे ही वो दिखाई दी, एयरपोर्ट पुलिस के हेड ने आगे बढ़कर उसे सल्यूट किया। वो धीरे धीरे झोंग लेई के पास गई। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी शाओ वेनजुन इस इंसिडेंट की इंचार्ज, सख्ती से बोली। उसकी आवाज उसकी आंखों की तरह ही ठंडी और सख्त थी। कस्टम्स, झोंग लेई, सस्पेक्ट और सबूत कहाँ हैं? शाओ वेनजुन ने पूछा। झोंग लेई ने गांव युवान की ओर इशारा किया, जिसे स्पेशल पुलिस पहले ही एक आर्मर्ड कार में ले जा चुकी थी, और उस मेटल केस की ओर जो अलग से रखा जा रहा था। इसे सबसे पहले किसने खोजा था? शाओ वेनजुन की नजर हम पर पड़ी। ये मैं था। जियाओ वेंजुन की नजर कुछ सेकंड तक मुझ पर टिकी रही, जैसे एक्स-रे से मुझे स्कैन कर रही हो। मुझे प्रोसेस बताओ, मैंने कहा। मैंने संक्षेप में पूरी घटना बताई। गांव युवान की मेरी जगह तक आने से लेकर पत्थरों के मिलने तक, जिसमें उसके छोटे छोटे हाव भाव का मेरा अंदाजा और कंटेनर का मेरा इंस्पेक्शन भी शामिल था। तुमने बेलें खोली, पत्थर देखे, जियाओ वेंजुन ने बीच में ही टोकते हुए कहा। और फिर तुमने सीधे इसकी रिपोर्ट कर दी। नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो से खतरा? हाँ, तुमने उन 3 आम पत्थरों को नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो से खतरा क्यों माना? इंटुइशन, मैंने कहा। इंटुइशन? जियाओ वेंजुन के होठों पर एक ठंडी बिना छुपे हंसी आ गई। ऑफिसर ज़ुआंग, क्या ऐसा है? क्या तुम्हें पता है कि पूरे कैपिटल एयरपोर्ट को बंद करने से तुम्हारे अंतर्ज्ञान से कितना आर्थिक नुकसान हुआ है? क्या तुम्हें पता है कि कितनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को दूसरे शहरों में डाइवर्ट किया गया है? क्या तुम्हें पता है कि अगर ये आखिरकार बेइज्जती साबित हुई तो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी होगी? सवालों की बौछार मुझ पर गोलियों की तरह हुई। मैं पीछे नहीं हटा, उसकी नजरों से नजरें मिलाते हुए। मुझे पता था तुम अपने करियर और भविष्य, अपने अंतर्ज्ञान पर दांव लगा रहे हो। मुझे जुआ खेलने की जरूरत नहीं है। मैं ये शब्द दर शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने बैंगनी रोशनी देखी थी। बैंगनी रोशनी? जियाओ वेंजुन ने भौएं चढ़ाईं। तेज रोशनी के एक खास एंगल पर पत्थर की सतह पर एक पल के लिए बैंगनी रंग का रेशा दिखाई दिया, बहुत हल्का, लेकिन मैंने उसे देखा। मैं सच कह रहा हूं। हाँ, यही असली वजह है कि मैंने सबसे ज्यादा अलर्ट किया।
3 साल पहले मेरे गुरु पुराने क्यूरेटर लिन हाइडोंग ने एक बॉर्डर इंस्पेक्शन मिशन के दौरान अपनी जान दे दी थी। उस समय उन्होंने जो पकड़ा वो एक नए तरह का स्मगल किया हुआ सामान था जिसे आम अयस्क के रूप में छिपाया गया था। बाद में एक इंटरनल ब्रीफिंग में मैंने उस स्मगल किए गए सामान का ब्यौरा देखा। उसका कोर मटेरियल एक खास लाइट सोर्स की स्टिम्युलेशन में ये एक अनोखा पर्पल हेलो दिखाता था। उस घटना के बाद पत्थर सख्त हो गया था। ये परछाई और उसके पीछे की चट्टान कंटिंजेंसी प्लान ऑफिशियली तय हो गए थे। पूरे कस्टम सिस्टम में 5 से ज्यादा लोगों को ये डिटेल नहीं पता थी और जोंग ले उनमें से एक था। जब उसने पर्पल लाइट शब्द सुना तो उसकी आंखें बदल गईं। जियाओ वेंजुन को साफ तौर पर यह अंदर की कहानी नहीं पता थी। उसने मजाक उड़ाया, पर्पल लाइट ऑफिसर ज़्वांग, क्या तुम बहुत ज्यादा नॉवेल पढ़ रहे हो? वो मुड़ा और सबूतों को आइसोलेशन और टेस्टिंग रूम में ले गया और टेक्निकल टीम को तुरंत एनालाइज करने का ऑर्डर दिया। क्रिमिनल को इंटेरोगेशन रूम में ले जाओ, मैं खुद उससे पूछताछ करना चाहता हूं। हाँ, उसके आदमियों ने तुरंत एक्शन लिया। कैप्टन ज़ोंग जियाओ वेंजुन ज़ोंग ले की ओर मुड़ा। मुझे आपके एक कस्टम ऑफिसर को बुलाना है पूछताछ वाले कमरे में, और ये ऑफिसर ज़्वांग जब तक मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता ये एयरपोर्ट नहीं छोड़ सकता और उसे किसी भी समय जांच में सहयोग करना होगा। ये कहकर वो मुड़ा और चला गया। उसकी ऊंची हील्स जमीन पर तेजी से खटखट कर रही थी। ज़ोंग ले ने मेरे कंधे पर थपथपाया। उसकी आंखें उलझी हुई थीं। ज़्वांग हाय कैप्टन, मैं अपनी यूनिफॉर्म की कसम खाता हूं। मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। ज़ोंग ले ने आह भरी और कुछ नहीं कहा। अगले कुछ घंटे एक लंबी दर्दनाक परीक्षा थी। मुझे एक छोटे से रेस्टरूम में रखा गया था जहां 2 स्वॉट ऑफिसर दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। मैं अपना फोन इस्तेमाल नहीं कर सकता था या बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर सकता था। समय बीतता गया। खिड़की के बाहर रात हो गई थी और 3rd टर्मिनल सील था। टारमैक सुनसान था, किसी भूतिया शहर की तरह शांत। मैं बाहर चल रहे तूफान की कल्पना कर सकता था, लेकिन मेरा दिल अजीब तरह से शांत था। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा था और उससे ज्यादा अपने मालिक पर। आधी रात को लाउंज का दरवाजा अचानक खुला और जियाओ वेंजुन अंदर आया। उसका चेहरा पहले से भी ठंडा था। उसकी आंखों में दबा हुआ गुस्सा था। उसने मेरे सामने टेबल पर एक फाइल पटकी। ऑफिसर ज़्वांग, तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देना होगा। मैंने फाइल उठाई। वो टेक्निकल टीम की शुरुआती टेस्ट रिपोर्ट थी। कंक्लूजन सेक्शन में लिखा मोटा काला टेक्स्ट मेरी आंखों में चुभ रहा था। सबमिट किया गया सैंपल ABC, गोल्ड स्पेक्ट्रल एनालिसिस, कंपोनेंट डिटेक्शन, रेडिएशन टेस्टिंग, सब में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। मुख्य कंपोनेंट ग्रेनाइट है। कंक्लूजन साधारण पत्थर। मेरा दिमाग घूम गया। ये कैसे हो सकता है? मेरे आदमियों ने गाओ युआन से 8 घंटे तक पूछताछ की थी। जियाओ वेंजुन की आवाज आइस टी जैसी थी। उसने शुरू से आखिर तक बस एक ही बात कही। वो पत्थर एच देश में घूमते समय एक नदी से उठाया लाया था। मुझे लगा कि ये सुंदर है, इसलिए मैं इसे यादगार के तौर पर वापस ले आया। उसके सोशल कनेक्शंस? हमने तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड की अच्छी तरह से जांच की है, वो बेदाग है। अब सारे सबूत एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। जियाओ वेंजुन आगे झुकी, उसके हाथ टेबल पर थे। वो मुझे ध्यान से देख रही थी। तुम झूठ बोल रही हो। मैं नहीं। मेरी आवाज भारी हो गई थी। जी गुआंग कहाँ है? हमारी टेक्निकल टीम ने देश के सबसे एडवांस्ड इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया। उन 3 पत्थरों को अंदर से बाहर करके उन्हें पूरी तरह से चपटा कर दिया, लेकिन हमें एक भी बैंगनी बाल नहीं मिला। ज़्वांग हाई, वो लगभग दहाड़ा। मैं तुम्हें 12 घंटे दे रहा हूं, अभी से कल दोपहर तक। या तो तुम इस बात का पक्का सबूत पेश करो कि वे 3 पत्थर नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं, या तुम्हें मिलिट्री कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे तथाकथित अंतर्ज्ञान और जी गुआंग की वजह से हमने एक और बड़ी मछली पकड़ने का सबसे अच्छा मौका गंवा दिया। अब अकेलेपन वाले कमरे में जाओ और ध्यान से सोचो कि कैसे साबित करना है कि तुम ध्यान खींचने वाले पागल नहीं हो। उसकी छाती जोर से धड़क रही थी, साफ तौर पर गुस्से में। स्पेशल पुलिस ऑफिसर अंदर आए और मुझे दोनों तरफ से पकड़ लिया। मैंने खुद को रोका नहीं। मेरा दिमाग खराब हो गया था। ऐसा हो ही नहीं सकता था। मैंने उसे साफ देखा। वो पर्पल लाइट बिल्कुल वैसी ही तस्वीर जैसी 3 साल पहले इंटरनल ब्रीफिंग में थी। क्या गलत हुआ? मुझे बिना खिड़की वाले अकेले सेल में बंद कर दिया गया था। कमरे में सिर्फ एक लोहे का बिस्तर था। मैं बैठ गया, खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उस दोपहर जो कुछ भी हुआ था उसे बार बार दोहरा रहा था। गाओ युआन, उसका एक्सप्रेशन, उसकी हरकतें वगैरह। उसका बायां हाथ मासा की उंगली से उठाने की वो हरकत। मुझे अचानक कुछ याद आया। जिस पल उसने बेली खोली और पत्थर देखा, उसका टेंशन अपने पीक पर पहुंच गया। लेकिन जब मैंने पत्थर उठाया और उस पर तेज लाइट डाली तो डर के अलावा उसका एक्सप्रेशन कुछ और ही लग रहा था, बिल्कुल कुछ और। वो क्या था? मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी याददाश्त में उस तस्वीर को ढूंढने लगा। हाँ, ये राहत थी। जब उसने देखा कि मैंने पत्थर पर रेगुलर हाई पावर लाइट डाली और कुछ भी अजीब नहीं पाया, तो उसी पल उसके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। वो मुझे किस बात के लिए धन्यवाद दे रहा था? गलत लाइट इस्तेमाल करने के लिए। मैं बिस्तर से कूदा, दरवाजे की तरफ दौड़ा और लोहे का गेट जोर से खटखटाया। दरवाजा खोलो, मुझे जियाओ वेंजुन से मिलना है। मुझे सबूतों की फिर से जांच करनी है। मुझे पता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। अकेलेपन की कोठरी का लोहे का गेट खुला और वहां कैप्टन झोंग ले खड़े थे। वो थके हुए लग रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं। साफ था वो पूरी रात सोए नहीं थे। मेरे साथ आओ, उन्होंने मुझे बीच में टोकते हुए जाने के लिए मुड़े। मैं उनके पीछे लंबे कॉरिडोर में चला गया। मैंने टेक्निकल टीम की रिपोर्ट भी देखी है, झोंग ले ने कहा। उनकी आवाज़ गहरी और तनाव भरी थी। ये घटना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कैप्टन। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम पत्थर की नहीं, लाइट की है। कौन सी लाइट?
मैंने उस घटना पर अपने मास्टर की इंटरनल ब्रीफिंग एक दर्जन से ज़्यादा बार देखी। रिपोर्ट में बताया गया था कि पर्पल हेलो सभी लाइट सोर्स में नहीं दिखता, ये सिर्फ एक बहुत ही खास नैरो बैंड लाइट सोर्स पर रिएक्ट करता है। वो फ्रीक्वेंसी बैंड एक पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी बैंड था जिसे हमारे देश ने उस समय सक्सेसफुली टेस्ट किया था। कन्वेंशनल डिटेक्शन डिवाइस बस उस ट्रिगर को ट्यून नहीं कर सकते थे। हेड, मुझे घूर रहा है, तुम्हें कितना कॉन्फिडेंस है? 100%, मैंने पक्के तौर पर कहा। झोंगले ही कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर अपना फोन निकाला और एन्क्रिप्टेड नंबर फिर से डायल किया। इस बार उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस मेरी बातें हूबहू दोहरा दी। लाइन के दूसरी तरफ भी चुप्पी लग रही थी। उसे 1 घंटा दो, फोन से जियाओ वेंजुन की ठंडी आवाज आई। मैं आइसोलेशन टेस्टिंग रूम में उसका इंतजार कर रहा हूँ। आइसोलेशन टेस्टिंग रूम का माहौल इतना भारी था जैसे उसमें से पानी टपक सकता था। एकदम सफेद ऑपरेटिंग टेबल पर 3 पत्थर चुपचाप पड़े थे। सफेद लैब कोट पहने कई टेक्नीशियन एक तरफ खड़े थे, उनकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। शक और नफरत से भरा। जियाओ वेंजू ने कोने में हाथ बांधे दिखावा करते हुए ऑफिस का काम कर रहा था। अब तुम शुरू कर सकते हो, उसने कहा। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। मुझे एक एडजस्टेबल लेजर एमिटर चाहिए जिसकी वेवलेंथ एक्स्ट्रा एटॉमिक बैंड को कवर करे। एक टेक्नीशियन ने मजाक उड़ाया। बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम किस बारे में बात कर रहे हो? एक्स्ट्रा एटॉमिक? तुम्हें लगता है कि ये एक साइंस फिक्शन लैब है? जैसा वो कहे वैसा करो, जियाओ वेंजुन ने ठंडे अंदाज में ऑर्डर दिया। टेक्नीशियन चाहे मन ना कर रहा हो, इसे तैयार करने चला गया। जल्द ही एक एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट लाया गया। टेक्नीशियन ने खुश होकर कहा, यह सबसे एडवांस्ड इक्विपमेंट है जिसे हम पूरी प्रोडक्शन लाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। वेवलेंथ 200 nm जितनी कम हो सकती है। आपके लिए यह काफी होना चाहिए। मैंने सिर हिलाया, इंस्ट्रूमेंट के पास गया और टेस्टिंग रूम में सभी कन्वेंशनल लाइट सोर्स बंद कर दिए और पूरा अंधेरा कर दिया। एक एक करके लाइटें बुझ गईं, जिससे पूरा टेस्टिंग रूम अंधेरे में डूब गया। सिर्फ स्क्रीन से आ रही हल्की हरी रोशनी मेरे चेहरे पर आ रही थी। मैंने गहरी सांस ली और वेवलेंथ को एडजस्ट करना शुरू किया। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में 760 nm से शुरू करके धीरे धीरे इसे कम किया। लाल, नारंगी, पीला, हरा। कंट्रोल पैनल पर 3 पत्थर वैसे ही रहे, अभी भी हल्के ग्रे रंग के। मेरे माथे पर पसीना आने लगा। टेक्नीशियन की पागलपन भरी हंसी और साफ हो गई। मुझे पता था, मैंने सोचा, वे बस मजाक कर रहे हैं। जियाओ वेंजुन ने भी थ्योरियां चढ़ाईं। ऐसा लगा जैसे उसका सब्र खत्म हो गया हो। मैंने उन्हें इग्नोर किया और जारी रखा। 400 nm, 300 nm, अल्ट्रावायलेट बैंड में 250 nm। ऑफिशियल जुआंग, तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है। जियाओ वेंजुन की आवाज हिप्नोटिक थी। मैंने दांत पीस लिए, मेरी उंगलियां लगातार नॉब घुमा रही थी। जब वेवलेंथ नॉब ने ठीक एक निशान दिखाया तो वो नंबर 217.3 nm था। 3 साल पहले पुराने क्यूरेटर की रिपोर्ट में वो नंबर एक एक्सपेरिमेंटल लीड के तौर पर मार्क होकर चमका था। मेरा हाथ रुक गया। मैंने कंट्रोल पैनल की तरफ देखा। एक चमत्कार हुआ था। उस खास फ्रीक्वेंसी वाले अल्ट्रावायलेट बीम की रोशनी में 3 आम पत्थरों में जान आ गई थी। उनके अंदर रोशनी हो गई, खून जैसी, उलझी हुई, तारे जैसी चमकदार बैंगनी रोशनी की अनगिनत धारियां पत्थरों के अंदर धीरे धीरे बह रही थीं, जो एक बहुत ही मुश्किल 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना रही थीं। वो पत्थर नहीं था, वो प्योर रोशनी से बना एक छोटा सा यूनिवर्स था। पूरा टेस्टिंग रूम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अपने सामने टूटे और अजीब सीन को देखकर सब हैरान रह गए। टेक्नीशियन के मुंह खुले के खुले रह गए। उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं। हे भगवान, ये क्या क्या है? कोने से जियाओ वेंजुन अचानक परछाई से निकला। वो कंट्रोल पैनल की तरफ बढ़ा। 3 जिंदा पत्थरों को घूर रहा था। उसकी आंखें डर और यकीन न होने से भरी हुई थीं। उसने अचानक अपना सिर घुमाया। मुझे ऐसी आंखों से घूर रहा था जैसे उसमें देश के सबसे ऊंचे ऑप्टिकल सीक्रेट्स छिपे हों। उसकी जेब में रखा एन्क्रिप्टेड फोन तेजी से बज उठा। जियाओ वेंजुन जैसे चौंक कर जागा हो, उसने तेजी से फोन उठाया और कहा कि टीम लीडर जियाओ, गाओ युआन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। दूसरी तरफ से उसकी पूछताछ टीम के साथी की जोरदार आवाज आई। अभी अभी उसका साइकोलॉजिकल डिफेंस पूरी तरह से खत्म हो गया था। उसने कहा कि उसे एच देश के एक ऑर्गेनाइजेशन ने भर्ती किया है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे 3 कच्चे पत्थर चीन वापस लाने के लिए बड़ी रकम दी थी। उसने कहा कि सड़क पर लोगों ने उसे बताया कि ये पत्थर बिल्कुल सुरक्षित हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता नहीं चल सकते, जब तक कि उन पर गोल्डन की लाइट की 217 नैनोमीटर की वेवलेंथ की रोशनी ना हो। उसने ये भी कहा कि सड़क पर जगह थी। इससे पहले कि उसकी पूछताछ टीम का साथी बोलना खत्म कर पाता, जियाओ वेंजुन का फोन जोर से जमीन पर गिर गया। उसके शरीर का सारा रंग एक पल में उड़ गया। उसे आखिरकार समझ आया कि मुझे ये टॉप सीक्रेट फ्रीक्वेंसी बैंड, जो उसे भी नहीं पता था, मेरे हाई अथॉरिटी की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये इंटेलिजेंस 3 साल पहले मेरे मेंटोर लिन हाइडोंग की जान की कीमत पर मिली थी। और उसने अभी उन्होंने इस हीरो के साथ, जिसने सुराग के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, एक पागल की तरह व्यवहार किया और उसे एक मिलिट्री कोड भेज दिया। पूरा आइसोलेशन टेस्टिंग रूम इतना शांत था कि आप एक दूसरे की दिल की धड़कनें सुन सकते थे। उन 3 पत्थरों के अंदर बह रही पर्पल गैलेक्सी किसी दूसरी दुनिया के भूत की तरह इंसानियत की नासमझी का मजाक उड़ा रही थी। जियाओ वेंजुन का चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया, फिर राख जैसा लाल हो गया। शर्म, डर और बहुत ज्यादा शौक का फिजिकल रिएक्शन। उसने फर्श पर फोन नहीं काटा। जोंग लई पहले ही दौड़कर आया, उसे उठाया और फोन पर चिल्लाया, स्ट्रीट लोकेशन कहाँ है? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, 3री मंजिल, सेक्शन सी, लॉकर 307, स्ट्रीट टाइम आज दोपहर 3 बजे, 2 घंटे से भी कम समय बचा है। जोंग लई ने फोन रख दिया और जियाओ वेंजुन की तरफ देखा। जियाओ वेंजुन अब मुझे देख रहा था। उसकी आंखें इतनी कॉम्प्लेक्स थीं जितनी मैंने पहले कभी नहीं देखी थीं। जांच, संदेह, माफी और थोड़ी हैरानी भी। ऑफिशियल जुआंग, मैं अपनी पिछली बदतमीजी और घमंड के लिए माफी मांगता हूं। वो सीधा हुआ और मुझे झुककर प्रणाम किया। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के एक बड़े अफसर ने एक छोटे कस्टम अफसर को झुककर प्रणाम किया।
पास खड़े टेक्नीशियन और कीथ के कलीग्स सब हैरान रह गए। मैं पीछे नहीं हटा। मैंने शांति से उसकी माफी मान ली, क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझसे नहीं बल्कि मेरे मेंटोर लिन हाइडोंग से माफी मांग रहा है, जिसने 3 साल पहले ये टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस निकालने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। अब उसके पास समय नहीं था। मैंने शांति से कहा, हमारे पास अभी भी 1 घंटा 50 मिनट हैं। उन शब्दों ने तुरंत ज़ियाओ वेंजुन को उसकी इमोशनल उथल-पुथल से बाहर निकाला। उसकी आंखें फिर से तेज हो गईं। तुम सही हो। वो मुड़ा और पक्के तौर पर ऑर्डर देना शुरू किया। टेक्निकल टीम, तीनों कच्चे पत्थरों को ट्रांसफर के लिए सबसे ऊंचे लेवल के एनर्जी आइसोलेशन चेंबर में सील कर दो। स्क्वाड लीडर, मुझे तुरंत मदद के लिए आपके सबसे एलीट कीथ ऑफिसर्स को बुलाना है। कम्युनिकेशंस टीम, मुझे ट्रैफिक मैनेजमेंट ब्यूरो के सबसे ऊंचे कमांड सेंटर का एक्सेस दो। मुझे एयरपोर्ट से नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी तक एकदम ग्रीन चैनल चाहिए। रास्ते में हर ट्रैफिक लाइट पर मुझे ग्रीन लाइट दो। एक्शन टीम, सब लोग 1 मिनट में नीचे इकट्ठा हो जाओ। टारगेट नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। सबने एक साथ जवाब दिया। पहले वाली उदासी और शक गायब हो गया और उसकी जगह लड़ने का जोश आ गया। और तुम? जियो वेंजुन ने आखिरी बार मेरी तरफ देखते हुए कहा। कॉमरेड ज़ुआंग हाई, नेशनल सिक्योरिटी लॉ के खास नियमों के मुताबिक मैं अब मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के 5 स्पेशल टास्क फोर्स के हेड के तौर पर तुम्हें कुछ समय के लिए टास्क फोर्स के स्पेशल एडवाइजर के तौर पर भर्ती कर रहा हूं। अब से तुम हमारे ऑपरेशन में तब तक हिस्सा लोगे जब तक ये मुश्किल हल नहीं हो जाती। तुम्हारी राय सीधे मेरे आखिरी फैसले पर असर डालेगी। कोई सवाल? नहीं, मैंने जवाब दिया। ठीक है, चलो। 5 मिनट बाद 3 काली होंकी कारों और 2 कस्टम असॉल्ट गाड़ियों वाले एक स्पेशल काफिले ने सबसे ऊंचे लेवल का अलार्म बजाया, जो एयरपोर्ट के स्पेशल रास्ते से काले तीर की तरह दहाड़ते हुए निकला। मैं बीच वाली होंकी की पिछली सीट पर बैठा था। मेरे बाईं ओर ज़ियाओ वेंजुन और दाईं ओर कैप्टन झोंग लेई थे। कार के अंदर का माहौल बहुत बुरा था, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। पैसे से खरीदा गया एक मामूली मोहरा, जिसे आर्क कोड नेम वाले एक ऑर्गेनाइजेशन ने भर्ती किया था, एक बहुत ही रहस्यमयी ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना था। उनका मकसद इस कच्चे पत्थर को किसी भी कीमत पर हमारे देश में स्मगल करना था। कच्चा पत्थर, झोंग लेई ने खुद से कहा। यह असल में क्या है? ज़ियाओ वेंजुन ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर पहली बार हैरानी का भाव था। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के डेटाबेस में इस कच्चे पत्थर का कोई रिकॉर्ड नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यह हवा से आ गया है। गाओ युआन ने कहा कि आर्क ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने उसे बताया कि यह पत्थर स्वर्ग से मिला एक तोहफा है, एक दिव्य चाबी जो दुनिया का सिस्टम बदल सकती है। दिव्य चाबी। मैंने खिड़की के बाहर तेजी से पीछे हटते सड़क के नज़ारे को देखा। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुझे लगा कि यह सिर्फ स्मगलिंग से कहीं ज्यादा मुश्किल है। जो भी हो, मैंने कार में चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हम इसे सड़क के गुंडों के हाथ नहीं लगने दे सकते। ज़ियाओ वेंजुन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में थोड़ी मंजूरी थी। हाँ, उसने अपना टैबलेट बंद करते हुए कहा, मैंने सबसे ऊंचे लेवल का अरेस्ट प्लान एक्टिवेट कर दिया है। पूरी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी अब एक सड़क पर लोगों के लिए एक टाइट जाल तैयार किया गया था। अगर उसने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत की तो मैं गारंटी देता हूं कि वो भाग भी नहीं पाएगा। काफिला तेजी से आगे बढ़ा। जो सफर पहले 1 घंटे से ज्यादा का था, वो ट्रैफिक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के पूरे सहयोग से 30 मिनट का हो गया। दोपहर 2:10 पर काफिले ने एक शानदार ड्रिफ्ट किया और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के साइड एंट्रेंस पर आराम से रुक गया। दरवाजे खुले और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के दर्जनों स्पेशल एजेंट काली कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने और पूरी तरह से हथियारों से लैस चीतों की तरह चुपचाप उतरे और तेजी से फायदेमंद पोजीशन ले ली। झोंग लेई ने अपने पायलट और अफसरों के साथ मिलकर सभी एग्जिट्स ब्लॉक कर दिए। ज़ुआंग हाई, मेरे साथ आओ, ज़ियाओ वेंजुन ने मुझसे कहा। वो मुझे एक छिपे हुए स्टाफ पैसेज से सीधे लाइब्रेरी के सेंट्रल सिक्योरिटी मॉनिटरिंग रूम में ले गया। अंदर 1 दर्जन से ज्यादा टेक्नीशियन पहले से ही हाई अलर्ट पर थे। दीवार पर लगी एक बड़ी स्प्लिसिंग स्क्रीन पर लाइब्रेरी के अंदर सैकड़ों सर्वेलेंस कैमरों से रियल टाइम फुटेज दिखाई दे रही थी। रिपोर्ट, सभी एंट्री और एग्जिट कंट्रोल में है। रिपोर्ट, तीसरी मंजिल पर सेक्शन सी खाली कर दिया गया है। सभी बिना इजाजत वाले लोगों को जाने के लिए मना लिया गया है। रिपोर्ट, स्नाइपर टीम पोजीशन पर है, अच्छी विजिबिलिटी है। हेडफोन से ग्रुप रिपोर्ट की आवाज आती रही। ज़ियाओ वेंजुन स्क्रीन के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें बर्फ की तरह शांत थीं। अब हम मछली के काटने का इंतजार कर रहे हैं। उसने मेरी तरफ देखा। ज़ुआंग हाई, अगला, मुझे उधार चाहिए। उसने चारा खा लिया है। वो मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ा। ज़ुआंग हाई, अब मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए। यहाँ इतने सारे लोगों में से सिर्फ तुम ही हो जिसने कभी भूत देखा है। मुझे उस भूत को भीड़ से बाहर निकालने में तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने सिर हिलाया। मेरी नज़र स्क्रीन पर टिकी थी। तीसरी मंजिल पर सेक्शन सी की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ। मुझे पता था कि एक खामोश जंग शुरू होने वाली है। समय बीतता जा रहा था। मॉनिटरिंग रूम में मशीन की लगातार आवाज़ के अलावा शांति थी। सबकी नसें तन गई थीं। दीवार पर लगी डिजिटल घड़ी पर चमकीले लाल नंबर काउंटडाउन बॉम्ब की तरह थे, जो सबके दिलों पर धड़क रहे थे। सड़क पार करने का तय समय आ गया था, लेकिन तीसरी मंजिल पर सेक्शन सी का एंट्रेंस मॉनिटर स्क्रीन पर खाली था। वहां कोई नहीं था। टारगेट दिखाई नहीं दिया था। सभी टीमें अलर्ट रहें, अपनी सुरक्षा कम न करें, ज़ियाओ वेंजुन ने गहरी आवाज में माइक्रोफोन में आदेश दिया। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, लेकिन वॉकी टॉकी पकड़ते समय उसकी हल्की सफ़ेद उंगलियों से उसके अंदर का टेंशन पता चल रहा था। मैं भी स्क्रीन को ध्यान से देख रहा था।
मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। दूसरी तरफ वो कैसा दिखेगा? एक अच्छे कपड़े पहने एजेंट, एक मामूली सा जैनिटर, या शायद वो खुद ना आकर किसी अनजान आम आदमी को रिमोट से कंट्रोल करके हैंडओवर पूरा करेगा? मैंने खुद को उस रहस्यमयी गली के लड़के की जगह रखकर हर पॉसिबिलिटी पर सोचा। समय बीतता रहा। 15-10, अभी भी कोई हलचल नहीं हुई। मॉनिटरिंग रूम का माहौल बेचैनी भरा होने लगा। टीम लीडर जियाओ, अगर वे नहीं आए तो? एक युवा एनालिस्ट ने धीमी आवाज में पूछा। चुप रहो, जियाओ वेंजुन ने उसे ठंडे अंदाज में टोका। गाओ युवान को एयरपोर्ट के अंदर ही पकड़ा गया था। जानकारी पक्का लीक नहीं हुई। उन्हें नहीं पता कि मैसेंजर मुसीबत में है। वे जरूर आएंगे। एक प्रोफेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए टाइम का पाबंद होना सबसे बेसिक क्वालिटी है। जब तक उसने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन मैं समझ गया कि उसका क्या मतलब है। जब तक उनकी टाइम का पाबंद होना हमारे जैसा कॉन्सेप्ट ना हो। मेरी नज़र पहली मंजिल पर लाइब्रेरी की लॉबी दिखाने वाली बड़ी स्क्रीन पर गई। लोग आ जा रहे थे। हलचल थी, जिसमें सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग भी शामिल थे। मैं क्या करता? मैं कभी लेट नहीं होता। सीधे चुपके से तीसरी मंजिल पर जाना, ये तो बहुत साफ है। मैं तय समय से पहले एक आम रीडर की तरह लाइब्रेरी में घुसूंगा। एक शांत कोना ढूंढूंगा, बैठकर पढ़ूंगा, जैसे पानी की एक बूंद समुद्र में मिल रही हो। फिर ये कंफर्म करने के बाद कि माहौल बिल्कुल सेफ है, मैं चुपचाप गली वाली जगह पर जाऊंगा। हो सकता है वो पहले से ही इस बिल्डिंग में हो। टीम लीडर जियाओ, मैंने अचानक कहा, सारी सर्वेलेंस फुटेज को 3 बजे के 10 मिनट पहले का कर दो। 14 और 15 के बीच लाइब्रेरी में आने वाले सभी सिंगल आदमियों को चेक करने पर फोकस करो। जियाओ वेंजो ने एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन तुरंत रिएक्ट किया। जल्दी करो, जैसा वो कहे वैसा करो। टेक्नीशियन ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया और बड़ी स्क्रीन पर सैकड़ों इमेजेस तेजी से रिवाइंड होने लगी। टाइम 14 और 15 पर फ्रीज हो गया। इमेजेस 8 गुना स्पीड से चलने लगी। एक एक करके लाइब्रेरी में आने वाले लोगों के फिगर स्क्रीन पर फ्लैश होने लगे। रुको, मैंने स्प्लिट स्क्रीन में से एक की ओर इशारा किया। ये एक छोटा सा कोने वाला कैमरा था। कैप्चर किया गया चेहरा थोड़ा धुंधला था। इमेज में एक आदमी एंट्रेंस पर सिक्योरिटी गेट से गुजर रहा था। वो मीडियम कद का था, लगभग 40 या 50 साल का। ग्रे जैकेट और गोल्ड रिम वाला चश्मा पहने हुए था। फॉस्टर प्लस पार्टनर्स का जर्मन वर्जन पकड़े हुए वो किसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर या रिसर्च करने वाले स्कॉलर जैसा लग रहा था। जियाओ वेंजुन ने तुरंत इमेज को बड़ा और शार्प करने का ऑर्डर दिया। उस आदमी का चेहरा साफ हो गया। एक बहुत ही आम चेहरा, जिसमें कोई खासियत नहीं थी। ऐसा चेहरा जिसे देखकर आप आसानी से भीड़ में घुल मिल सकते हैं। चेक, तुरंत फेशियल रिकॉग्निशन शुरू करो, मुझे उसकी सारी जानकारी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का डेटाबेस तेज गति से काम करने लगा। कुछ सेकंड बाद रिजल्ट आ गए। टीम लीडर, रिपोर्ट करो, हमने उसे ढूंढ लिया है। चियान वेनबो, 52, कैपिटल यूनिवर्सिटी में जर्मन स्टडीज के प्रोफेसर, डॉक्टरल सुपरवाइजर। फैमिली बैकग्राउंड, सोशल कनेक्शन, सब साफ, कोई शक नहीं। उसके पास नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का लंबे समय का लाइब्रेरी कार्ड है और वो हफ्ते में 2 से 3 बार यहाँ आता है। एक बहुत ही रेगुलर रूटीन, एक परफेक्ट बेदाग पहचान। वो कहाँ है? जियाओ वेंजुन ने पूछा। मुझे पता चल गया। उसकी आखिरी पता जगह दूसरी मंजिल पर सोशल साइंस रीडिंग एरिया में थी, बुक शेल्फ के पास। मुझे मेन स्क्रीन पर उसकी अभी की लाइव फीड दिखाओ। फीड बदल गई और मेन स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा था कि प्रोफेसर कियान वेनबो खिड़की के पास एक टेबल पर चुपचाप किताब पढ़ रहे हैं। खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही थी, जो उन्हें अपनी गर्मी और शांति में नहला रही थी। उनके सामने चाय का भाप से भरा कप रखा था। सब कुछ एकदम सही था, एक पेंटिंग की तरह। बहुत ज्यादा सही, इतना सही कि ये एक दिखावा लग रहा था। उसे शक है, मैंने सख्ती से कहा। कारण? जियाओ वेंजुन ने मेरी तरफ देखा। उसके हाथ देखो, मैंने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। एक स्कॉलर जो पूरे साल पढ़ता है, उसकी उंगलियां ऐसी ही होनी चाहिए। बार बार पेज पलटने की वजह से इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के पोरों पर लंबे समय तक रगड़ से पतली चिकनी पपड़ी पड़ गई होगी। लेकिन उसके हाथ देखो। फीड में कियान वेनबो चाय की चुस्की ले रहा था। उसकी उंगलियां लंबी, साफ, भरी हुई उंगलियों के सिरे और चिकनी स्किन थी, बिना किसी निशान के। वे किसी स्कॉलर के हाथ नहीं थे। वे ऐसे हाथ थे जिसने लगभग कभी किताब नहीं छुई थी। उसके हाथ जिनमें उसने शायद ही कभी पेन पकड़ा हो, और उसके सामने रखी किताब द वर्च्यू ऑफ सर्विस जब से वो बैठा था लगभग 20 मिनट से एक भी पेज नहीं पलटा था। जियाओ वेंजुन की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। स्नाइपर टीम, अलर्ट रहो। उसने वॉकी टॉकी उठाई। उसकी आवाज़ ठंडी थी। K-17 को दूसरी मंजिल के सोशल साइंस रीडिंग एरिया में लॉक करो। अगर वो कोई अजीब हरकत करता है तो मैं तुम्हें उसे वहीं गोली मारने का अधिकार देता हूं। तभी सर्वेलेंस फुटेज में कियान वेनबो नाम के आदमी को कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी किताब बंद की, खड़ा हुआ, अपना चश्मा ठीक किया, अपनी घड़ी देखी और फिर बिना जल्दबाजी के सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। वो तीसरी मंजिल की ओर जा रहा था। मॉनिटरिंग रूम में सभी ने अपनी सांस रोक ली थी। मछली आखिरकार काटने ही वाली थी। कियान वेनबो के कदम स्थिर थे। उसका पोस्चर ढीला था, जैसे वो कोई आम रीडर हो जो पढ़ते पढ़ते थक गया हो और सीनरी बदलने के लिए ऊपर जा रहा हो। वो एक एक कदम सीढ़ियां चढ़ता गया। उसकी शक्ल दूसरी और तीसरी मंजिल के बीच कोने में गायब हो गई। अगले ही सेकंड तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर सर्वेलेंस फुटेज में उसकी शक्ल दिखाई दी। वो तीसरी मंजिल पर पहुंच गया था। ये सेक्शन सी था, रीडिंग रूम और स्टोरेज एरिया के बीच की बाउंड्री पर। पिछले क्लियरिंग प्लान के हिसाब से ये जगह इस समय खाली होनी चाहिए। कियान वेनबो चुपचाप खड़ा रहा, इधर उधर देखता रहा। उसकी आंखें खाली कॉरिडोर में घूम रही थीं। उसके चेहरे पर अब भी वही नरम और सुलझे हुए स्कॉलर का एक्सप्रेशन था, लेकिन उसकी नज़र चील की तरह तेज थी। वो माहौल को कंफर्म कर रहा था कि क्या ये एक सेफ ट्रैप है, एक सर्वेलेंस कैमरा है। मौत जैसा सन्नाटा।
सबने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। डर था कि जरा सी भी आवाज स्क्रीन पर दिख रहे इंसान को अलर्ट कर देगी। समय खिंचता हुआ लग रहा था, हर सेकंड एक अनंत काल जैसा लग रहा था। आखिरकार क्यान वेनबो ने वेरिफिकेशन पूरा कर लिया था। वो सेक्शन सी में लॉकर की तरफ बिना हिले डुले चलने लगा। उसका टारगेट बहुत साफ था, लॉकर नंबर 307। उसने अपनी जेब से एक चाबी निकाली। कोई नॉर्मल लॉकर की चाबी नहीं, बल्कि एक एंटीक दिखने वाली पीतल की चाबी। उसने चाबी लॉकर नंबर 307 में डाल दी। एक्शन। ज़ियाओ वेंजुन की आवाज़ जैसे कोई ग्लेशियर टूट रहा हो सबके कानों में गूंजी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पहले खाली कॉरिडोर से, बुक शेल्फ के पीछे से और छत के वेंटिलेशन डक्ट से 1 दर्जन से ज्यादा काली आकृतियां चमक उठीं। ये राज्य सुरक्षा मंत्रालय के शीर्ष विशेष ऑपरेशन दल के सदस्य थे। वे छाया से पैदा हुए भूतों की तरह थे, चुप लेकिन बिजली की तरह तेज। एक विशेष रूप से बनाया गया विद्युत चुंबकीय पल्स जाल आसमान से उतरा, जिसने क्यान वेनबो को घेर लिया। कई काले बंदूक की बैरल सभी दिशाओं से उसके सिर की ओर तान दी गईं। ऑपरेशन की शुरुआत से लेकर लक्ष्य के पूर्ण नियंत्रण तक पूरी प्रक्रिया में 0.5 सेकंड से भी कम समय लगा। क्यान वेनबो यहां तक कि इससे पहले कि वो चाबी घुमा पाता, उसकी अभिव्यक्ति जम गई। एक परिष्कृत विद्वान का मुखौटा पूरी तरह से टूट गया, जिसकी जगह एकदम से सदमे और एक अजीब सी मुस्कान ने ले ली। हाँ, वो मुस्कुरा रहा था। 1 दर्जन से अधिक बंदूकें उसके सिर की ओर तान दिए जाने के बावजूद वो वास्तव में मुस्कुरा रहा था। ज़ियाओ वेंजुन और मैं अपने आदमियों के साथ सीढ़ियों से नीचे भागे। क्यान वेनबो, तुम गिरफ्तार हो। न कोई गुस्सा था, न कोई डर, बस एक तरह का जैसे कोई शिकारी देख रहा हो। उसकी पिछली नरम आवाज से बिल्कुल अलग, उसकी आवाज भारी और गहरी थी, जिसमें एक मेटल जैसी खुरदरी क्वालिटी थी। तुमने मुझे देख लिया, कच्चे पत्थर। मैंने जवाब नहीं दिया, बस उसे ठंडेपन से घूरता रहा। शानदार। उसने असल में सिर हिलाया, जैसे मेरी तारीफ कर रहा हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस देश में गेटकीपर और उन बूढ़े लोगों के अलावा तुम्हारी आंखों वाला कोई होगा। लगता है आग के इंटेलिजेंस सिस्टम को अपडेट की जरूरत है। उसे ले जाओ। ज़ियाओ वेंजुन तुरंत चिल्लाया। 2 स्पेशल एजेंट आगे बढ़े और उसे स्पेशल हथकड़ी पहना दी। तलाशी लो। दूसरी टीम ने उसकी तलाशी शुरू की और लॉकर नंबर 307 खोला। लॉकर खाली था, पैसों के अलावा कुछ भी नहीं था। वेनबो पर मिली चीजें बहुत ही सिंपल थीं। एक वॉलेट जिसमें कुछ बैंक कार्ड और थोड़ा कैश था, एक पुराना नोकिया फोन जिसमें कोई स्मार्ट फीचर नहीं था, और फॉस्टर के कोड की एक जर्मन भाषा की कॉपी। कोई हथियार नहीं, कोई जहर नहीं, कोई कोड बुक नहीं, साफ बिल्कुल वैसी जैसी कोई सीक्रेट एजेंट से उम्मीद करता। जैसे ही उसे पूछताछ वाले कमरे में ले जाया गया, ज़ियाओ वेंजुन ने हाथ हिलाया और क्यान वेनबो जिसे मेरे पास से ले जाया जा रहा था अचानक रुका, अपना सिर घुमाया और मेरे कान में कुछ फुसफुसाया जो सिर्फ हम दोनों सुन सकते थे। जब तुम गहरी खाई में देखते हो तो गहरी खाई भी तुम्हें देखती है। असली दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। वो बाद में मुस्कुराया और फिर उसे स्पेशल ऑपरेशन टीम ले गई। आगे बढ़ते हुए मेरी पीठ तुरंत ठंडे पसीने से भीग गई। मेरे पैरों से लेकर सिर के ऊपर तक हड्डियों को कपा देने वाली ठंडक दौड़ गई। ये आदमी जानता था कि मैं वहां हूं। वो कांटेक्ट करने के लिए वहां नहीं था। जिस पल वो लाइब्रेरी में घुसा, मेरा टारगेट शायद मैं ही था। ये एक जाल था, एक मौत का जाल जो हमारी तरफ था। सावधान, मैंने अचानक रिएक्ट किया, स्पेशल एजेंट्स पर चिल्लाते हुए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही क्यान वेनबो की बॉडी को लिफ्ट में धकेला जाने वाला था, उसकी गर्दन जोर से एक नामुमकिन एंगल पर मुड़ गई। एक तेज चटकने की आवाज आई। उसकी अपनी सर्वाइकल स्पाइन टूट गई थी। उसका शरीर जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे पर अब भी एक अजीब जीत वाली मुस्कान थी। सब कुछ पलक झपकने में हो गया। इस अचानक हुए सीन से सब हैरान रह गए। मरा हुआ, बस यही एक सुराग था। उसने हमारे सामने ही सुसाइड कर लिया, और इतने पक्के इरादे और समझ से बाहर तरीके से। पूरा सीन मौत जैसा शांत था। नहीं, ज़ियाओ वेंजुन ने क्यान वेनबो की बॉडी को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जल्दी करो, वो बुक देखो। मुझे अचानक कुछ याद आया। मैं दौड़ कर गया और एविडेंस बैग से बुक उठा ली। वो फॉस्टर्स की एक कॉपी थी। मैंने पागलों की तरह पन्ने पलटे। कोई लेयर नहीं थी, कोई निशान नहीं थे, बस ये एक आम प्रिंटेड बुक थी। लेकिन जब मैंने आखिरी पेज पलटा तो मेरी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। कॉपीराइट पेज के बिल्कुल नीचे, पब्लिकेशन डेट के नीचे पेंसिल से लिखे हल्के नंबरों की एक लाइन थी जो लगभग मिट गई थी। ये कोई पेज नंबर नहीं था, नहीं कोई कोड, बल्कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम था। नॉर्थ लैटिट्यूड और टोक्यो के जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। एक जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, नॉर्थ लैटिट्यूड x डिग्री, टोक्यो x डिग्री। मैंने फॉस्टर प्लस पार्टनर से बुक उठाई और ज़ियाओ वेंजुन को दिखाई। उसकी नज़र नंबरों की उस लाइन पर पड़ी। उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। वो घूमा और मॉनिटरिंग रूम के टेक्नीशियन पर चिल्लाया, तुरंत मुझे ये कोऑर्डिनेट दो। टेक्निकल टीम ने तेजी से कहा। दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन पर तुरंत एक बड़ा सैटेलाइट मैप आ गया। मैप पर एक चमकता हुआ लाल डॉट दिखाई दिया। ज़ियाओ वेंजुन स्क्रीन के पास गया और लाल डॉट को ध्यान से देखने लगा। ये कहाँ है? उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। टेक्नीशियन ने तेजी से मैप पर जूम किया। लाल डॉट राजधानी के बाहरी इलाकों में एक लगातार पहाड़ियों की रेंज में है। टीम लीडर को रिपोर्ट करते हुए, कोऑर्डिनेट है कुनलुन माउंटेन बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च सेंटर। टेक्नीशियन की आवाज़ भी बहुत टेंशन वाली हो गई। कुनलुन माउंटेन बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च सेंटर, जोंग लेई ने खुद से कहा। उसका चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया। ज़ियाओ वेंजुन जोर से लड़खड़ाया, मुश्किल से टेबल पर झुककर खुद को संभाल पाया। उसकी आंखें मैप पर लाल डॉट पर टिकी थीं, जैसे उसे भेदने की कोशिश कर रही हों।
क्या वो 10 साल से बंद पड़ा कोई सीक्रेट रिसर्च बेस नहीं था? उसकी आवाज़ किसी आइस बॉक्स से आती हुई लग रही थी। कोऑर्डिनेट्स वहां क्यों इशारा कर रहे थे? पूरा मॉनिटरिंग रूम फिर से शांत हो गया। इस अचानक हुई खोज से हर कोई हैरान रह गया। अनस्टेबल डिपार्टमेंट के लोगों के लिए कुनलुन माउंटेन बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च सेंटर नाम का क्या मतलब था? इसका मतलब था टैबू। ये एक लंबे समय से दबे हुए सीक्रेट, राज्य द्वारा किया गया एक टॉप लेवल अनजान एक्सपेरिमेंट को दिखाता है। 10 साल पहले उस बेस को अचानक एक एक्सीडेंट की वजह से अचानक बंद कर दिया गया था और पूरी तरह से खाली घोषित कर दिया गया था। उससे जुड़ा सारा डेटा टॉप स्टेट सीक्रेट के तौर पर क्लासिफाई किया गया था, हमेशा के लिए सील कर दिया गया था और उसका जिक्र करने पर भी मनाही थी। अब कियान वेनबो ने अपनी मौत से पहले जो सुराग छोड़े थे वो उस जगह की ओर इशारा करते हैं, कुनलुन पहाड़। बड़ी स्क्रीन पर मैप को देखकर, पहाड़ियों से घिरे लाल डॉट को देखकर मेरे अंदर की आवाज़ ने मुझे बताया कि चीज़ें हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स थीं। ज़ुआंग हाय, जियाओ वेंजुन अचानक मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें फिर से तेज हो गई, लेकिन इस बार अब कोई शक नहीं था, सिर्फ भरोसा था। क्या आपको 3 साल पहले का वो मिशन याद है जब आपके मास्टर लिन हाइडोंग ने खुद को कुर्बान कर दिया था? जिंगशिंग से पकड़ा क्या स्मगलिंग का सामान, रिपोर्ट में उनके ओरिजिन के बारे में क्या लिखा था? मेरा दिल जोर से धड़क उठा। रिपोर्ट में बताया गया था कि सामान एक सीक्रेट ओवरसीज चैनल के जरिए इंटरसेप्ट किया गया था। हालांकि एक इंटरनल ब्रीफिंग में मास्टर लिन ने कहा था कि उन्हें जो बिखरे हुए सुराग मिले थे उनके आधार पर सामान का आखिरी डेस्टिनेशन कुनलुन पहाड़ों के पास एक सीक्रेट लैबोरेटरी की ओर इशारा करता है। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, जियाओ वेंजुन के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए। उन्होंने अचानक वॉकी टॉकी पकड़ ली। हेडक्वार्टर्स, इमरजेंसी रिपोर्ट, पानशी, टास्क फोर्स लीडर जियाओ वेंजुन सबसे ऊंचे लेवल के इमरजेंसी रिस्पांस प्लान को इमीडिएटली एक्टिवेट करने का रिक्वेस्ट करते हैं। टारगेट कुनलुन माउंटेन बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च सेंटर, जिसे कियान वेनबो ने पीछे छोड़ा है। ये कोई आम जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट नहीं था, वो पेंडोरा बॉक्स को पीछे छोड़ गया था। जल्दी से एयरफोर्स कमांड सेंटर से तुरंत कांटेक्ट करो, मुझे अभी अभी एक हेलीकॉप्टर चाहिए। साथ ही कुनलुन माउंटेन बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च सेंटर के आसपास के सभी इलाकों को सील करने के लिए सबसे पास की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स को भेजो। किसी को भी अंदर आने या बाहर जाने की इजाजत नहीं है। सेंटर से जुड़ा सारा टॉप सीक्रेट डेटा तुरंत डिक्रिप्ट करके मेरे एनक्रिप्टेड टर्मिनल पर भेजा जाना है। हाँ, कम्युनिकेशन चैनल से बेचैनी और तेजी से जवाब आया। इस समय पूरा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी पूरी तरह से मुझे ठंडी नजरों से देखते हुए ज़ुआंग हाई ने कहा, शायद हम अपनी सोच से भी परे एक भंवर में खिंच गए हैं। कियान वेनबो की मौत अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। उसकी नज़र बड़ी स्क्रीन पर चमकते लाल बिंदु पर वापस गई, जहां एक अनदेखी ताकत जागती हुई लग रही थी। 10 मिनट बाद एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के रूफटॉप हेलीपैड पर उतरा। उसके प्रोपेलर की तेज आवाज बहरा कर देने वाली थी। जियाओ वेंजुन, जोंग लई और मैं हेलीकॉप्टर में सवार हुए। केबिन का दरवाजा बंद हुआ और हेलीकॉप्टर लात में एक बड़े स्टील रैप्टर की तरह आसमान में उड़ता हुआ राजधानी की ओर बढ़ गया। हम शहर के बाहरी इलाके की ओर, कुनलुन पहाड़ों की ओर तेजी से बढ़े। रात की हवा जोरों से चल रही थी। मैं केबिन में बैठा नीचे रोशनी को कम होते देख रहा था। मेरा दिल भारी होता जा रहा था। कियान वेनबो के मरते हुए शब्द मेरे कानों में फिर से गूंज रहे थे। जब तुम खाई में देखते हो तो खाई भी तुम्हें देखती है। असली दुनिया में आपका स्वागत है। ये असली दुनिया असल में क्या छिपाती है? कुनलुन माउंटेन बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च सेंटर, कच्चा पत्थर, मेरे मालिक की मौत, इन सब के बीच क्या कनेक्शन है? मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी मुट्ठी भींची और ठान लिया कि आगे चाहे कुछ भी हो, मैं इसे पूरी तरह से खोद कर निकाल लूंगा। हेलीकॉप्टर रात में तेजी से आगे बढ़ा। लगभग 40 मिनट बाद हम कुनलुन माउंटेन बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च सेंटर के ऊपर पहुंचकर हवा से ये पहाड़ों से घिरा एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स जैसा लग रहा था। मेन बिल्डिंग ग्रे कंक्रीट की एक किले जैसी बनावट थी, जिसके चारों ओर कांटेदार तार और सर्वेलेंस कैमरों से ढकी ऊंची दीवारें थीं। पूरा बेस घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ चोटियों से छिपा हुआ था। जब तक किसी को इसके होने का खास पता ना हो, ये पता लगाना नामुमकिन था कि वहां क्या छिपा है। हेलीकॉप्टर बेस के बाहरी इलाके में एक समतल जगह पर उतरा। जैसे ही वे उतरे, एक नम ठंडी पहाड़ी हवा उनके ऊपर से गुजरी। जमीन पूरी तरह से स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के कंट्रोल में थी। सैकड़ों पूरी तरह से हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स के सैनिक भूतों की तरह बेस के चारों ओर हर कोने में छिपे हुए थे। कैप्टन, लगभग 40 साल का एक दुबला पतला आदमी जिसका कोड नेम अज्योर वुल्फ था, जियाओ वेंजुन के पास गया, एक स्टैंडर्ड मिलिट्री सैल्यूट दिया और बताया, टीम लीडर जियाओ, वुल्फ फैंग स्पेशल फोर्स ब्रिगेड ने प्लान के मुताबिक अपनी तैनाती पूरी कर ली है। 1 किलोमीटर के दायरे में सभी संदिग्ध टारगेट हटा दिए गए हैं। बेस के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। जियाओ वेंजुन ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो। कैंगलैंग हमें बेस गेट की ओर ले गया। भारी एलॉय गेट कसकर बंद था, जंग लगा हुआ था, जैसे 10 साल से खुला ही न हो। जियाओ वेंजुन ने एक एनक्रिप्टेड टर्मिनल निकाला। कुछ सेकंड बाद एलॉय गेट धीरे धीरे एक धीमी गड़गड़ाहट के साथ खुला। एक ठंडी नमी वाली और स्वादिष्ट खुशबू फैली। अंदर एक बिल्कुल काला रास्ता था। उसकी गहराई में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे वो किसी अनजान खाई की ओर जाता हो। कैंगलैंग 1 या 2 स्पेशल फोर्स के सैनिकों को आगे देखने के लिए ले गया। उनके पास मशीन गन और एक्टिवेटेड टैक्टिकल फ्लैशलाइट थीं। रोशनी की 2 किरणें अंधेरे को चीरती हुई रास्ते को रोशन कर रही थीं। दीवारों पर धुंधले नो एंट्री साइन के अलावा ये खाली था। अंदर जाओ, जियाओ वेंजुन ने हाथ हिलाया और हम अंदर चले गए। बेस बाहर से जितना दिखता था उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। रास्ते के दोनों तरफ लैब के दरवाजे कसकर बंद थे। उस जगह पर कई चेतावनी वाले साइन लगे थे। बायोलॉजिकल कंटैमिनेशन, हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट, बिना इजाजत एंट्री मना है। 10 साल की अनदेखी ने उस जगह को सड़न से भर दिया था। दीवारों और पाइपों पर धूल की मोटी परतें जमी हुई थीं और फर्श पर काई भी उगाई थी।
रिपोर्ट। एक स्पेशल फोर्स का सिपाही अचानक रुका और बाईं ओर एक बड़े दरवाजे की ओर इशारा किया। इस दरवाजे पर जबरदस्ती घुसने के निशान थे। जियाओ वेंजुन तेजी से आगे बढ़ा। वो दरवाजा दूसरों से नया लग रहा था। लॉक पर नुकसान के साफ निशान थे। कैंग लैंग, एक स्पेशल फोर्स का सिपाही, दरवाजा तोड़ दिया। एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा जोर से टूटकर खुल गया। अंदर एक बड़ी लैब थी। लैब के बीच में एक बहुत बड़ा मेटल था। पेट्री डिश चुपचाप खड़ी थी जिसमें एम्बर रंग का लिक्विड था। इस लिक्विड में एक अजीब आकार की चीज डूबी हुई थी। एक ऐसी चीज जो एयरपोर्ट पर मिले कच्चे पत्थर जैसी ही थी। हालांकि ये कच्चा पत्थर बहुत बड़ा था, लगभग आधे इंसान की ऊंचाई का। ये एक बहुत बड़े बदसूरत ट्यूमर जैसा लग रहा था जो एम्बर लिक्विड में चुपचाप तैर रहा था। इसके चारों ओर पाइपों और तारों का एक घना जाल था जो आखिर में एक बड़े कंट्रोल पैनल तक जाता था। पैनल पर लगी स्क्रीन से हल्की हरी चमक निकल रही थी जिसमें मुश्किल बायोलॉजिकल डेटा और एनर्जी रीडिंग्स दिख रही थीं। ये था क्या? जोंग लई अपने सामने के सीन को घूर रहा था। हो जी ने आंखें घुमाईं। कच्चा पत्थर जिंदा था। मेरी नजरें पेट्री डिश में रखे बड़े कच्चे पत्थर पर टिकी थीं। ये रुका हुआ नहीं था। इसकी सतह पर एक हल्की, लगभग न दिखने वाली पेरिस्टाल्टिक हरकत हो रही थी, जैसे वो सांस ले रहा हो। कैंगलैंग और श्याओ वेंजुन के हाव भाव एकदम बदल गए। इस लेबोरेटरी को तुरंत सील कर दो। किसी को भी पास आने की इजाजत नहीं है। तुरंत आसपास की हवा, पानी और मिट्टी को टेस्ट करो। मुझे जानना है कि यहाँ बायोलॉजिकल लीकेज का खतरा है या नहीं। कैंगलैंग ने तुरंत ऑर्डर दिया। स्पेशल फोर्स ने जल्दी से एक घेरा बनाया और बायोकेमिकल टेस्टिंग टीम ने प्रोटेक्टिव सूट पहने और टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी में घुस गई। जियाओ वेंजुन कंट्रोल पैनल के पास गया और उसे तेजी से ऑपरेट करना शुरू कर दिया। उसका एन्क्रिप्टेड टर्मिनल कंट्रोल पैनल से कनेक्ट हो गया। बहुत सारा एन्क्रिप्टेड डेटा ट्रांसमिट होने लगा। टीम लीडर, जो एक टेक्नीशियन था, अचानक चिल्लाया, टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं। हवा, पानी, मिट्टी सब नॉर्मल है। हालांकि उसने अपने हाथ में इंस्ट्रूमेंट ऊपर उठाया। लेबोरेटरी के अंदर एनर्जी में उतार चढ़ाव बहुत तेज था। ये ऐसा था जैसे कोई सुपर पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर लगातार एनर्जी निकाल रहा हो। एक न्यूक्लियर रिएक्टर, एक कच्चा माल, असल में एक न्यूक्लियर रिएक्टर की एनर्जी निकाल रहा था। इस पर यकीन नहीं हो रहा था। जियाओ वेंजुन अचानक कंट्रोल पैनल से उठ खड़ा हुआ। उसकी नजर एक बार फिर बड़े कल्चर मीडियम पर पड़ी। उसकी आंखें गंभीरता से भरी थीं। ये कियान वेनबो का टारगेट था। उसकी आवाज धीमी थी। वो वहां 3 छोटे कच्चे पत्थर चुराने नहीं आया था। वो वहां बड़े वाले को एक्टिवेट करने आया था। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। एक्टिवेट करो, इस बहुत बड़ी जिंदा चीज को एक्टिवेट करो जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर की एनर्जी है। कच्चा पत्थर, ये आखिर है क्या? तभी जियाओ वेंजुन के एन्क्रिप्टेड टर्मिनल से एक तेज बीप काला अलार्म बजा। उसने नीचे देखा। उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। ये बुरा था। कियान वेनबो के जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स आखिरी डेस्टिनेशन नहीं थे। ये सिर्फ एक खास डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक चाबी थी। कुनलुन माउंटेन बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च सेंटर सिर्फ एक सिग्नल रिले स्टेशन था। असली डेस्टिनेशन और अंदर था, उस मना किए गए जोन में जहां हमने कभी हाथ नहीं लगाया था। और भी अंदर। जोंग लेई का एडम्स एप्पल फिर से हिल गया। उसकी आंखें डर से भरी थीं। ये वो लिमिट की जहां तक हम पहुंच सकते थे। इस पॉइंट के आगे सिर्फ मशहूर मना किया हुआ जोन था। वहां सबसे ऊंचे लेवल की नेशनल प्रोटेक्शन थी। यहां तक कि ब्लूप्रिंट भी सबके लिए मौजूद नहीं थे। जियाओ वेंजुन ने उसे नजरअंदाज किया। उसकी नजर एन्क्रिप्टेड टर्मिनल पर मैप पर टिकी थी। वहां एक बिल्कुल नया, ज्यादा सीक्रेट कोऑर्डिनेट चमक रहा था। वो कोऑर्डिनेट कुनलुन माउंटेन बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च सेंटर के अंदर जमीन के नीचे था। कैंगलोंग। उसने अचानक कैंगलोंग को देखा और तुरंत सभी एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट्स को बुलाया। मुझे चाहिए कि तुम उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया का रास्ता जितनी जल्दी हो सके ब्लास्ट करके खोल दो। कैंगलोंग का चेहरा भी बहुत गंभीर हो गया। टीम लीडर जियाओ, मुझे डर है कि ये काम नहीं करेगा। रिस्ट्रिक्टेड एरिया का प्रोटेक्शन लेवल रिवर फोर्ट्रेस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिजाइन किया गया है। हमारी स्पेशल फोर्स के सबसे एडवांस्ड एक्सप्लोजिव इक्विपमेंट के साथ भी एक क्रैक को ब्लास्ट करने में कम से कम 20 घंटे लगेंगे। 20 घंटे। जियाओ वेंजुन की आंखें निराशा से भर गईं। 20 घंटे बीत चुके थे और जियाओ वेंजुन की आंखें निराशा से भरी थी। हमारे पास इतना समय नहीं था। गाओ युआन ने कहा कि आज स्ट्रीट टाइम दोपहर 3 बजे है। कियान वेनबो हमें समय दिलाने के लिए दोपहर 3 बजे लाइब्रेरी में आया। उसने कोऑर्डिनेट्स को ब्लास्ट किया जिससे यहाँ रॉ स्टोन एक्टिवेट हो गया। असली मकसद एक गहरे फोबिडन जोन को ट्रिगर करना था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो फोबिडन जोन के अंदर के डिवाइस पहले से ही एक्टिवेट हो रहे हैं। उसकी नज़र पैट्री डिश में रखे बड़े रॉ स्टोन पर वापस गई। उसकी सतह पर मरोड़ तेज हो गई और एम्बर लिक्विड से हल्की बैंगनी चमक निकलने लगी। ये बड़ा कच्चा पत्थर खुद एक एनर्जी कन्वर्टर था। मैंने अचानक बात की, ये समझाते हुए कि इसने स्वर्ग और पृथ्वी से किसी तरह की एनर्जी सोख ली। फिर कियान वेनबो के छोड़े गए कोऑर्डिनेट्स के जरिए इसे एक खास सिग्नल में बदल दिया। इस सिग्नल का इस्तेमाल एक गहरे फोबिडन जोन को एक्टिवेट करने के लिए किया जाएगा। कियान वेनबो का मकसद छोटे कच्चे पत्थरों को बाहर ले जाना नहीं था, बल्कि फोबिडन जोन में कुछ भेजना था। मेरी बातों से जियाओ वेंजुन की आंखें चमक उठी। हाँ, उसने ताली बजाई। तुम सही हो। कहा जाता है कि फोबिडन जोन के अंदर बाहरी अंतरिक्ष से एक रहस्यमय चीज है जिसे हमारे देश ने बहुत पहले खोजा था। वो चीज जिसे डिवाइन एलिक्सिर के तौर पर क्लासिफाई किया गया था, शुरू में इसलिए बनाई गई थी क्योंकि उसका एनालिसिस नहीं किया जा सका, जिससे कुनलुन माउंटेन बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च सेंटर में सीक्रेट रिसर्च हुई। बाद में रिसर्च के दौरान बेकाबू हादसों की वजह से इसे छोड़ना पड़ा। स्वर्ग से मिला तोहफा डिवाइन एलिक्सिर, जिसके बारे में कियान वेनबो ने बात की थी, इसी का जिक्र करता है। आर्क ऑर्गेनाइजेशन को कच्चा माल नहीं चाहिए, उन्हें ये दिव्य अमृत चाहिए और ये कच्चा माल ही एनर्जी
एनर्जी ब्लॉक हैं जो इसे एक्टिवेट करते हैं। पठार सिर्फ एक मैसेंजर था, कियान वेनबो एक्टिवेटर था। उनका असली मकसद इस प्राइमल एनर्जी का इस्तेमाल करके मना किए गए जोन में गहरे दिव्य अमृत को मैनिपुलेट करना और जगाना भी था। जियाओ वेंजुन का चेहरा और गंभीर होता गया। एक बार दिव्य अमृत जाग गया तो नतीजे अनप्रेडिक्टेबल थे। ये सब कुछ खत्म कर सकता था। कैंगलांग, मुझे बताओ, क्या कोई और रास्ता है? मना किए गए जोन में घुसते हुए कैंगलांग ने एक पल के लिए सोचा। उसने जियाओ वेंजुन की तरफ देखा। 10 साल पहले हुए एक्सीडेंट के बाद फॉरबिडन जोन में अनकंट्रोलेबल गड़बड़ियों को रोकने के लिए हमने चुपके से एक इमरजेंसी सेल्फ डिस्ट्रक्ट चैनल डिजाइन किया था। अगर फॉरबिडन जोन में कोई इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होती है तो इस चैनल से सीधे हाई एनर्जी मैटर इंजेक्ट करके उसे पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। लेकिन ये चैनल सिर्फ एक तरफ से एंट्री की इजाजत देता है। फॉरबिडन जोन के अंदर वाले कभी बाहर नहीं निकल सकते। इसके अलावा ये चैनल कई तरह के अजीब मैकेनिज्म और खतरनाक जालों से भरा है। हमने कभी कोई फील्ड टेस्ट नहीं किया है और कोई भी असल में कभी वहां से गुजरा भी नहीं है। जियाओ वेंजुन की आंखें तुरंत सख्त हो गईं। मुझे वहां ले चलो। टीम लीडर जियाओ, कैंगलांग और जोंगले एक साथ चिल्लाए, तुम नहीं जा सकते। तुम टीम लीडर हो, तुम ये रिस्क नहीं ले सकते। रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर की सिचुएशन पता नहीं है, खतरे से भरी है। मैं टीम लीडर हूं, जियाओ वेंजुन ने मजबूती से कहा। यहां सिर्फ मेरे पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है। सिर्फ मैं ही सभी अलार्म और प्रोटेक्टिव मेजर्स को डीएक्टिवेट कर सकता हूं। सिर्फ मैं ही तुम्हें अंदर ले जा सकता हूं। जुआंग हाई ने अचानक मेरी तरफ देखा। तुम मेरे साथ आ रहे हो। मुझे तुम्हारी समझ चाहिए, मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए। मैंने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। ठीक है, मेरा जवाब पक्का था। मैं समझ गया। अब ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, ये देश के लिए है। देश के लिए है, हम सबकी सुरक्षा के लिए है। कैंगलांग की आंखों में तारीफ की एक झलक दिखी। उसने और कुछ नहीं कहा। वो मुड़ा और हमें बेस में और अंदर एक और छिपे हुए कोने में ले गया। वहां एक एलॉय का दरवाजा था जो किसी आम दीवार से अलग नहीं दिखता था। लेकिन जियाओ वेंजुन के एन्क्रिप्टेड टर्मिनल के नीचे एलॉय का दरवाजा धीरे धीरे फिर से खुल गया। अंदर एक रास्ता था जो पहले से ज्यादा गहरा, अंधेरा और ठंडा था। एंट्रेंस पर सिर्फ 4 शब्दों वाला एक लाल वार्निंग साइन था, जिंदा लोगों के लिए एंट्री नहीं। मैंने एक गहरी सांस ली और जियाओ वेंजुन की तरफ देखा। उसका चेहरा अजीब तरह से शांत था। चलो चलते हैं, उसने कहा और उस रास्ते पर पहला कदम रखा जहां से वापस नहीं लौटा जा सकता था, और वो उस मना किए गए जोन की ओर जाता था। मैं उसके ठीक पीछे गया। झोंग लेई और कांग लैंग बाकी स्पेशल फोर्स के सैनिकों के साथ एंट्रेंस पर पहरा दे रहे थे। याद रखना, रास्ता बंद होने से पहले अंदर से जियाओ वेंजुन की आवाज आई। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे ऑर्डर के बिना किसी को भी मना किए गए जोन के पास आधा कदम भी नहीं जाने दिया जाएगा। नियम तोड़ने वालों को बिना रहम के मार दिया जाएगा। एलॉय का दरवाजा धीरे धीरे हमारे पीछे बंद हो गया, जिससे हम इस अनजान अंधेरे में पूरी तरह से अलग हो गए। सिर्फ उसने अपने दिल की धड़कन सुनी और मौत का बढ़ता हुआ तेज माहौल महसूस किया। ये मना किया गया जोन था, असली दुनिया जिसके बारे में कियान वेनबो ने बात की थी। आगे उनका क्या इंतजार था? रास्ता मौत जैसा शांत था। मोटे एलॉय के दरवाजे ने बाहरी दुनिया से सारा कांटेक्ट पूरी तरह काट दिया था। चारों तरफ से अंधेरा, चिपचिपी स्याही की तरह, ठंडा, गीला, और उसमें मेटल के जंग और धूल की अजीब सी गंध थी। जियाओ वेंजुन ने अपनी टैक्टिकल टॉर्च जलाई। एक तेज रोशनी उस अंधेरे को चीरती हुई निकली जो 10 साल से छाया हुआ था। जहां रोशनी मिलती थी वहां एक लंबा पतला बिना तल वाला रास्ता दिखाई दिया। दीवारें कंक्रीट की नहीं बल्कि एक ऐसे मेटल की बनी थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, जो गहरे चांदी जैसी चमक से चमक रहा था। सतह बहुत चिकनी थी, बिना किसी जोड़ के, जैसे पूरा रास्ता मेटल के एक ही बड़े टुकड़े से बनाया गया हो। ये 10 साल पहले का सबसे हाई ग्रेड मिलिट्री अलॉय था। खाली रास्ते में जियाओ वेंजुन की आवाज कुछ खोखली लग रही थी। थ्योरी के हिसाब से ये एक छोटे न्यूक्लियर धमाके का असर झेल सकता था। बोलते हुए उसने अपनी कमर से एक पिस्तौल निकाली और बड़ी सफाई से सेफ्टी खोल दी। पास रहना, उसने कहा। अब से हम हाई अलर्ट पर हैं। कोई भी अनजान चीज दुश्मन का टारगेट मानी जा सकती है। मैंने सिर हिलाया, अपने सेंस को पूरी तरह से कंट्रोल करते हुए। मेरी आंखों ने अंधेरे के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। बिना टॉर्च के भी मैं मुश्किल से अपने आसपास की चीजों की आउटलाइन देख पा रहा था। मेरा इंट्यूशन एक हाई स्पीड रडार की तरह हर इंच जगह को स्कैन कर रहा था। रास्ता लंबा था। हम लगभग 5 मिनट तक चले। हमारे पैर एक ही मेटल के फर्श पर थे। हर कदम साफ और अकेला गूंज रहा था। क्लिक की एक सीरीज, यहां बस यही धुन थी। अचानक मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। सीधे सामने से एक बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। रुको, मैंने अचानक चिल्लाकर जियाओ वेंजुन का हाथ पकड़ लिया। जियाओ वेंजुन ने तुरंत रिएक्ट किया। जैसे ही मैंने कहा, वो रुक गया, बंदूक आगे की ओर तान दी। उसका शरीर धनुष की तरह तना हुआ था। क्या हुआ? उसने अपनी आवाज धीमी की और पूछा। आगे कुछ है? मेरी आवाज थोड़ी सूखी थी। मैं बता नहीं सकता था कि वो क्या है, लेकिन वो खतरनाक है। जियाओ वेंजुन ने अपनी टॉर्च की रोशनी आगे की ओर डाली। रोशनी के आखिर में रास्ता अभी भी खाली था, कुछ भी अजीब नहीं था। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? मुझे पक्का यकीन है। मैंने आगे अंधेरे में देखा। मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ रहा था। मुश्किल का एहसास और गहरा हो गया, जैसे कोई अनदेखी आंख हमें परछाई से ठंडी नजर से देख रही हो। जियाओ वेंजुन ने अब मेरे फैसले पर सवाल नहीं उठाया। उसने अपनी टैक्टिकल वेस्ट से एक छोटी सी चमकदार ग्लो स्टिक निकाली और पूरी ताकत से उसे आगे फेंका। हरी ग्लो स्टिक हवा में एक चमकदार पैराबोला बनाती हुई लगभग 50 मीटर तक उड़ी और फिर हल्के से जमीन पर गिरी। जैसे ही ग्लो स्टिक जमीन से टकराई, एक अजीब बदलाव हुआ। एक झटके से हमारे आगे के रास्ते की चिकनी शीशे जैसी मेटल की दीवारें, छत और फर्श तुरंत रोशनी की अनगिनत घनी खून जैसी लाल किरणों से चमक उठीं। ये किरणें एक दूसरे को काटती और जुड़ती गईं, जिससे 0.1 सेकंड के अंदर एक बहुत बड़ा और खतरनाक 3 डायमेंशनल लेजर नेट बन गया। जमीन पर गिरी ग्लो स्टिक को इस साइलेंट रेड लेजर ने तुरंत अनगिनत छोटे छोटे पाउडर में काट दिया।
धूल का एक कण भी नहीं बचा। जियाओ वेंजुन और मैं दोनों हाँफने लगे। हमारी पीठ तुरंत ठंडे पसीने से भीग गई। अगर हमने एक और कदम आगे बढ़ाया होता तो हम उस चमकती हुई छड़ी की तरह पूरी तरह खत्म हो जाते। इंफ्रारेड ट्रिगर एक लेजर एरे है। जियाओ वेंजुन की आवाज़ डर से कांप रही थी। ये मिलिट्री का टॉप टियर डिफेंस सिस्टम है। एक बार ट्रिगर होने के बाद कोई भी जिंदा इंसान इसके अंदर से नहीं गुजर सकता। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें हैरानी से भरी थीं। तुम्हें ये कैसे मिला? मैं सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ से ही जवाब दे सकता था। लेजर एरे लगभग 3 सेकंड तक चमका और फिर चुपचाप गायब हो गया। आगे का रास्ता फिर से अंधेरा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन हम दोनों जानते थे कि मौत का जाल अभी भी वहीं है, अगले घुसपैठिए का इंतजार कर रहा है। क्या करें? मैंने पूछा। इस सिस्टम के अपने ऑपरेटिंग नियम होने चाहिए। जियाओ वेंजुन ने जल्दी से खुद को शांत किया। या तो ये एक फिक्स टाइम इंटरवल है या इसे क्रैक करने के लिए खास पासवर्ड। हमारे पास पासवर्ड नहीं है, इसलिए हम बस इंतजार कर सकते हैं जब तक इसकी एनर्जी खत्म ना हो जाए या इसका क्लोजिंग गैप ना मिल जाए। तो हम अंधेरे में चुपचाप इंतजार करते रहे। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बीत गए और मौत का जाल फिर कभी नहीं दिखा। अजीब बात है, जियाओ वेंजुन ने भौं चढ़ाई। कन्वेंशनल डिफेंस सिस्टम्स एनर्जी बचाने के लिए पल्स्ड एक्टिवेशन का इस्तेमाल करते हैं। वे हमेशा के लिए स्टैंड बाय में नहीं रह सकते। जब तक उसे कुछ सुझा, जब तक इसका ट्रिगरिंग मैकेनिज्म ऑब्जेक्ट मूवमेंट ना हो। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला। इस बार ये एक छोटी मेटल बॉल थी। उसने उसे फेंका नहीं, बल्कि धीरे से जमीन पर रखा, फिर धीरे से अपने पैर से उसे आगे बढ़ाया। मेटल बॉल चिकनी सतह पर चुपचाप लुढ़कती रही। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, कुछ नहीं हुआ। जियाओ वेंजुन का एक्सप्रेशन और गंभीर होता गया। ये इंफ्रारेड सेंसिंग नहीं थी, नहीं वाइब्रेशन सेंसिंग। इसका ट्रिगरिंग लॉजिक क्या था? मैं अंधेरे में लुढ़कती मेटल बॉल को घूर रहा था। मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। आवाज़, मैंने अचानक कह दिया। ये आवाज़ ही थी जिसने इसे शुरू किया था। ग्लो स्टिक के नीचे गिरने पर हल्की सी आवाज़ हुई थी, लेकिन ये मेटल बॉल बेसुध होने के कारण लगभग चुपचाप लुढ़क रही थी। जियाओ वेंजुन की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। उसे भी कुछ समझ आ रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, चुप रहने का इशारा किया, फिर अपनी ओर इशारा किया। मैंने अपना गला छुआ, फिर आगे की ओर इशारा किया। मतलब साफ था, बाकी के सफ़र के लिए हमें बिल्कुल चुप रहना था। कोई आवाज़ नहीं करनी थी, सांस या दिल की धड़कन भी नहीं। ये लगभग नामुमकिन काम था, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में पक्का इरादा देखा। मैंने गहरी सांस ली, फिर अपनी सांस को सबसे कम पॉइंट तक धीमा कर दिया। मेरे दिल की धड़कन भी उसी हिसाब से धीमी हो गई। 2 भूतों की तरह हम एक एक कदम बहुत धीरे धीरे उस मौत से घिरे इलाके में आगे बढ़े। हर कदम चाकू की धार पर चलने जैसा लग रहा था। मेरा पूरा ध्यान अपने कदमों और सांसों पर था। जरा सी भी आवाज़ करने से डर रहा था। समय अनंतहीन लग रहा था। उन सिर्फ 100 मीटर को तय करने में हमें पूरा आधा घंटा लग गया। जब मैं आखिरकार उस जगह से बाहर निकला तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी कॉम्बैट यूनिफॉर्म पसीने से भीगी हुई थी। पूरी तरह भीगने के बाद भी हम कामयाब रहे। हम ग्रिम रीपर की दरांती से बाहर निकल आए थे। मौत के करीब से बचने की राहत अभी पूरी तरह महसूस भी नहीं हुई थी कि आगे के रास्ते के आखिर में एक दरवाज़ा दिखाई दिया। एक आधा खुला एलॉय का दरवाज़ा। दरार से एक हल्की हल्की रोशनी चमक रही थी और साथ ही खून की तेज उल्टी लाने वाली बदबू आ रही थी। जियाओ वेंजुन और मैंने एक दूसरे को देखा। उसने हाथ से इशारा किया। वो हमले को लीड करेगा, मैं कवर दूंगा। हम धीरे धीरे दीवारों के किनारे किनारे दरवाजे की तरफ बढ़े। मेरा दिल फिर से जोर से धड़क उठा। जियाओ वेंजुन ने अचानक दरवाज़ा लात मारकर खोला, फिर अंदर लुढ़क गया। मैं भी बंदूक तानकर ठीक पीछे गया। लेकिन जब हमने अंदर का सीन देखा तो हम दोनों पूरी तरह हैरान रह गए। ये एक बहुत बड़ा गोल सेंट्रल कंट्रोल रूम था, लगभग एक बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा। दीवारों में अनगिनत बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन लगी हुई थीं, लेकिन इस समय वे सभी पूरी तरह से काली थीं। कमरे के बीच में एक वेदी जैसे दिखने वाले प्लेटफॉर्म पर एक इमरजेंसी लाइट जल रही थी, जिससे हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। पूरा कंट्रोल रूम अस्त व्यस्त था। टेबल और कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं, फाइलें हर जगह बिखरी हुई थीं और धूल की एक मोटी परत हर जगह जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे 10 साल पहले उस हादसे के पल में समय यहीं रुक गया हो। उस प्लेटफॉर्म के नीचे से खून की तेज बदबू आ रही थी, जहां 1 दर्जन से ज्यादा लाशें पड़ी थीं। उन्होंने सफ़ेद लैब कोट पहने हुए थे, जो अब सूखे कंकाल बन गए थे, लेकिन उनकी मौतें बहुत ही भयानक थीं। कुछ के 7 छेदों से खून बह रहा था। उनके चेहरे डर से मुड़े हुए थे, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ बहुत डरावना देखा हो। कुछ के शरीर अजीब एंगल पर मुड़े हुए थे, उनकी हड्डियां टूट गई थीं। दूसरों की छाती में बड़े बड़े छेद थे, जैसे किसी ताकत ने उन्हें चीर दिया हो। एक बड़ा सा छेद बन गया था। खून, जो बहुत पहले गहरे भूरे रंग में जम गया था, उन्हें हमेशा के लिए ठंडे मेटल के फर्श से बांध देता था। ये 10 साल पहले हुए एक्सीडेंट की जगह थी। धरती पर नरक जैसा नजारा। वे सब उस समय कुनलुन माउंटेन प्रोजेक्ट के कोर रिसर्चर थे। जियाओ वेंजुन की आवाज़ दबी हुई भावनाओं से कांप रही थी जब वो धीरे धीरे लाशों की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें दुख और गुस्से से भरी हुई थीं। मेरे टीचर प्रोफेसर वू जोंगतियन इस प्रोजेक्ट के लीडर्स में से एक थे। एक्सीडेंट के बाद उन्हें मिसिंग पर्सन के तौर पर लिस्ट किया गया था। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उनकी मौत ऐसी जगह पर हुई।
उनकी नज़र कंकालों में घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस जानी पहचानी शख्सियत को ढूंढ रहे हों। मैंने उन्हें परेशान नहीं किया। मैं बहुत चौकन्ना रहा, इस डरावने कंट्रोल को देखता रहा। मेरे अंदर की आवाज़ ने मुझे बताया कि ये जगह पिछली लेज़र टनल से कहीं ज़्यादा खतरनाक थी। यहाँ खतरा फिजिकल नहीं था, बल्कि स्पिरिचुअल दुनिया से निकलने वाली एक बहुत बड़ी, दबाने वाली फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी बुरी एनर्जी हवा में फैली हुई है, हमारे विचारों पर नज़र रख रही है और हमारी हिम्मत को कमज़ोर कर रही है। मेरी नज़र ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पड़ी। प्लेटफॉर्म के बीच में एक बहुत बड़ा गोल गड्ढा था। गड्ढा खाली था, लेकिन उसके किनारे पर मैंने कुछ अजीब बैंगनी क्रिस्टल देखे, उसी रंग के जैसे कच्चे पत्थर के अंदर के फिलामेंट जो हमें एयरपोर्ट पर मिले थे। ये वो जगह थी जहां दिव्य अमृत की जगह, मैंने मन ही मन कहा। 10 साल पहले वो यहां से गायब हो गया था। नहीं, वो गायब नहीं हुआ था। जियाओ वेंजुन वहां आया, उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। उसे छोड़ दिया गया था। उसने रिसर्च करने वालों की लाशों की ओर इशारा किया। उनके जख्म देखो, वे ऐसे नहीं लग रहे कि वे हथियारों से हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी एनर्जी ने उनके शरीर को अंदर से उड़ा दिया हो। वो एक कंकाल के पास गया और उकड़ू बैठ गया। कंकाल बहुत दर्द वाली हालत में था। उसके हाथ उसके सिर को कसकर पकड़े हुए थे, जैसे वो उसका सिर जबरदस्ती काटने की कोशिश कर रहा हो। उसे कुचलते हुए जियाओ वेंजुन को अपनी हड्डियों के बीच कुछ मिला, एक काला वॉइस रिकॉर्डर जो बुरी तरह खराब हो गया था। उसने प्ले बटन दबाने की कोशिश की। उसके बाद एक फुफकारने की आवाज़ आई और फिर रिकॉर्डर से एक आदमी की डरी हुई चीख आई, नहीं, गाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, उसका गाना जहरीला है, ये मेरे दिमाग में चुभ रहा है। एक खून जमा देने वाली अमानवीय और दर्दनाक चीख निकली और रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। जियाओ वेंजुन और मैं एक दूसरे को घूर रहे थे। एक डरावना एहसास जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था, सीधे स्वर्ग के अमृत की ओर भाग रहा था। गाना? कौन सा गाना? हम यहाँ अपनी धड़कनों के अलावा कुछ नहीं सुन पा रहे थे। रुको, कोई आवाज़ नहीं। मुझे अचानक एक बहुत डरावनी बात का एहसास हुआ। जिस पल हम इस कंट्रोल रूम में घुसे, वहां अजीब तरह से सन्नाटा था। किसी भी इक्विपमेंट के चलने की कोई आवाज़ नहीं थी, किसी वेंटिलेशन सिस्टम की कोई आवाज़ नहीं थी, और यहां तक कि हमारे अपने कदमों की आहट भी इस जानलेवा सन्नाटे में दब गई थी। ये बिल्कुल शांत जगह थी। जैसे ही मुझे यह एहसास हुआ, मेरे दिमाग में एक तेज दर्द हुआ, जैसे अनगिनत स्टील की सुइयां एक साथ मेरी कनपटियों में चुभ रही हों। एक अजीब, जिसे बताया ना जा सके, आवाज़ बिना किसी वार्निंग के सीधे मेरे दिमाग की गहराइयों में गूंजी। ये कानों से सुनी जाने वाली आवाज़ नहीं थी, ये जानकारी का एक ऐसा बहाव था जो सीधे दिमाग पर असर डाल रहा था। ये एक अजीब धुन जैसा था जो पागलपन और बुराई से भरा था। दूसरी दुनिया का एक शैतानी गाना जो एक्साइटमेंट का दिखावा कर रहा था। मैंने जियाओ वेंजुन की बेचैन चीखें सुनी, लेकिन मैं जवाब नहीं दे सका। मेरी चेतना उस डरावनी धुन में तेजी से खोती जा रही थी। मेरी आंखों के सामने अलग अलग वहम आने लगे। मैंने गाओ यॉन का डरा हुआ चेहरा, कियान वेनबो की डरावनी मुस्कान और मेरे मालिक लिन हाईडोंग को खून से लथपथ दिखा, जिससे गुस्सा, दुख, डर पैदा हुआ। उस पल में सभी नेगेटिव इमोशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। मेरी समझ तेजी से खत्म हो रही थी। मैं पागल हो रहा था। जैसे ही मैं अंधेरे में डूबने वाला था, एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर पड़ा। तेज दर्द ने मुझे तुरंत होश में ला दिया। मैंने जियाओ वेंजुन का चेहरा देखा जो खून से लथपथ था और चिंता और परेशानी से भरा हुआ था। उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली और उसके होंठ जोर से कांपने लगे। साफ था कि उसे भी गाने के अटैक से तकलीफ हुई थी, लेकिन उसकी विल पावर मुझसे ज्यादा मजबूत थी। होश में रहने और अपनी आवाज बंद करने के लिए अपनी जीभ काटकर वो पूरी ताकत से मुझ पर चिल्लाया, सुनो मत, सोचो मत, अपने होश को संभालो, ये एक मेंटल अटैक है। मैंने अपने दांत भींच लिए, मेरे मुंह में खून का स्वाद भर गया। मैंने अपना सारा ध्यान दर्द पर लगाने की कोशिश की ताकि उस लगातार गाने से बच सकूं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गाना और साफ और तेज होता गया। मेरी नजर धुंधली होने लगी। मुझे पता था कि मैं हार मानने वाला हूं। और तभी मेरी छाती पर मेरे गुरु लिन हाईडोंग की यादगार चीज, जिसे मैंने हमेशा अपने शरीर के पास रखा था, एक आम हाई ग्वांग का निशान मेरे हाथ में आ गई। अचानक मुझसे एक हल्की गर्म एनर्जी निकली। ये एनर्जी एक साफ झरने की तरह तुरंत मेरे पूरे शरीर से होकर मेरे दिमाग में बह गई। पागलों और अस्त व्यस्त गाना जैसे अपने दुश्मन से मिल रहा हो, इस गर्म एनर्जी के सामने जल्दी से कम हो गया। मेरा दिमाग साफ हो गया और बहुत ज्यादा दर्द गायब हो गया। मैं हांफने लगा। मेरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे मुझे अभी अभी पानी से निकाला गया हो। तुम ठीक हो? जियाओ वेंजुन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। मैंने सिर हिलाया, खुद को संभालने के लिए दीवार से टिक गया। मैंने अपनी छाती पर लगे बैज को देखा। वो बैज से एक हल्का, लगभग दिखाई न देने वाला सुनहरा प्रभामंडल निकल रहा था। उसी ने मुझे बचाया था। वो क्या था? जियाओ वेंजुन ने भी बैज की अजीब बात पर ध्यान दिया। मेरे मालिक की यादगार चीज, मैंने जवाब दिया। मुझे नहीं पता था कि वो क्यों चमक रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो दिमाग के इस तरह के हमले को झेल सकता है। जियाओ वेंजुन की आंखें बहुत ज्यादा उलझी हुई हो गई। उसने बैज को देखा, फिर मुझे, जैसे मुझसे कोई राज जानने की कोशिश कर रहा हो। तभी एक गड़गड़ाहट के साथ पूरा सेंट्रल कंट्रोल रूम अचानक जोर से हिल गया। उसी पल दीवारों पर लगी काली स्क्रीनें चमक उठी। जो दिखाई दिया वो डेटा या सर्वेलियंस फुटेज नहीं था, बल्कि एक आंख थी, अनगिनत बैंगनी पैटर्न से ढकी हुई एक बहुत बड़ी डरावनी आंख। वो आंख धीरे धीरे घूमी और आखिरकार उसकी पुतली जियाओ वेंजुन और मुझ पर टिक गई। एक ठंडी, बिना इमोशंस वाली सिंथेसाइज्ड आवाज पूरे कंट्रोल रूम में गूंजी। अननोन क्रीचर की घुसपैठ का पता चला। एक ही हिट में मार, पूरा अटैक, आर्क, प्रोजेक्ट, फेज 2 एक्टिवेट हुआ। टारगेट, एलिमिनेशन, प्रोटोकॉल, एवोल्यूशन, आर्क प्रोजेक्ट। जियाओ वेंजुन का चेहरा तुरंत मौत जैसा पीला पड़ गया। कियान वेनबो का ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने असल में इस जगह पर कब्जा कर लिया था। इससे पहले कि वो खत्म कर पाता,
ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर पहले खाली गोल जगह धीरे धीरे नीचे से खुली, जिससे एक अनजान मेटल से बना सिलिंड्रिकल एलिवेटर प्लेटफॉर्म दिखा। नीचे से एक चीज ऊपर आ रही थी, एक बहुत बड़ा टेढ़ा मेढ़ा गोला, लगभग एक छोटी कार के साइज का, जिसमें बैंगनी रोशनी से चमकते हुए अनगिनत टेढ़े मेढ़े आकार के क्रिस्टल थे। इसकी सतह अनगिनत गहरे आंख जैसे भंवरों से ढकी हुई थी, जो धीरे धीरे घूम रहे थे, बिखर रहे थे, एक डरावनी बुरी आभा लिए हुए। भगवान की चाबी। मैं उस बड़े गोले को घूर रहा था, मेरा गला सूख गया था। ये वो सबसे बड़ा राज था जिसे देश 10 साल से खोज रहा था, 10 साल से छिपा हुआ था। बाहरी अंतरिक्ष से आई एक डरावनी चीज, ये हर चीज का सोर्स था। उस बड़े गोले से एक गहरी गड़गड़ाहट गूंजी और कंट्रोल रूम में कंपन तेज हो गए। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें दिखने लगीं और दरारों से अनगिनत मोटे टेंटेकल जैसे काले मेटल के केबल निकले। वे जागे हुए भीमकाय जानवरों के झुंड की तरह हमारी ओर बढ़े। हमला करो, भागो, ज़ियाओ वेंजुन चिल्लाया, मुझे खींचते हुए। जैसे ही हमें कवर के तौर पर सबसे पास का कंट्रोल पैनल मिला, बूम! जैसे ही हम बच निकले, एक बहुत बड़ा मेटल केबल उस जगह पर आ गिरा जहां हम खड़े थे, जिससे हार्ड एलॉय के फर्श पर तुरंत एक बड़ा गड्ढा बन गया। चारों तरफ से और केबल आने लगे, जिससे हमारे बचने के सारे रास्ते बंद हो गए। रटटैट! ज़ियाओ वेंजुन ने अपनी पिस्तौल उठाई और अंदर आ रहे केबल पर जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां सतह पर लगीं, जिससे चिंगारियां निकलीं, लेकिन सिर्फ हल्के सफेद डॉट्स रह गए, जिनसे कोई असली नुकसान नहीं हो सका। बेकार! मैं चिल्लाया। ये बेस का अपना डिफेंस सिस्टम है, पारंपरिक हथियार इनके खिलाफ बेकार हैं। हम बेअसर हैं, हमें कंट्रोल कोर ढूंढना होगा और उसे बंद करना होगा। कंट्रोल कोर उस जगह पर है। ज़ियाओ वेंजुन समझ गया कि मेरा क्या मतलब है, लेकिन हम अभी इन पागल मेटल टेंटिकल्स की वजह से कवर के पीछे फंसे हुए थे, प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पा रहे थे। घेरा सिकुड़ रहा था और हम इन मेटल टेंटिकल्स से चूर चूर होने वाले थे। मुझे कवर करो, ज़ियाओ वेंजुन अचानक चिल्लाया। मुझे 3 सेकंड दो। फिर उसने अपनी टैक्टिकल वेस्ट से एक आखिरी चीज निकाली, एक सिल्वर डायमंड के आकार का बम, जो अंगूठे से भी बड़ा नहीं था, एक हाई एनर्जी फ्यूजन बम। मैंने उसे पहचान लिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का टॉप सीक्रेट स्पेशल इक्विपमेंट था, जो 1 मीटर मोटी स्टील प्लेट को भेदने के लिए काफी पावरफुल था, लेकिन इसका डेटोनेशन टाइम 3 सेकंड था। उन 3 सेकंड में ये एक जिंदा नहीं, ये बहुत खतरनाक है। मैंने तुरंत मना कर दिया। टाइम नहीं था। ज़ियाओ वेंजुन की आंखों में बहुत ज्यादा पक्का इरादा था। यही हमारा एकमात्र रास्ता था। उसने मुझे बहस करने का और मौका नहीं दिया, कवर के पीछे से लुढ़क गया। अभी! मैं दहाड़ा, अपनी बंदूक से बची हुई गोलियां खाली करते हुए। मैं केबल्स पर नहीं, बल्कि उनके ऊपर छत पर गोली चला रहा था। छत पर लगी पुरानी घिसी हुई वायरिंग और पाइप गोलियों की चपेट में आकर तुरंत चिंगारियां और भाप से फटने लगे। एक पल के लिए पूरा कंट्रोल रूम घने धुएं और तेज रोशनी की चमक से ढक गया, जिससे कुछ देर के लिए मेटल केबल का नजारा धुंधला हो गया। रुकावट वो कीमती पल भर का सेकंड था। ज़ियाओ वेंजुन पहले ही प्लेटफॉर्म के नीचे पहुंच गया था। उसने बम पर डेटोनेशन बटन दबाया और फिर अपनी पूरी ताकत से खुद को उस बड़े बैंगनी गोले की ओर फेंक दिया। वो लेट गया, मुझ पर आखिरी दहाड़ मारी, इससे पहले कि एक रिएक्ट कर रहे मेटल केबल ने उसे जोर से दूर धकेल दिया। नहीं! मेरी आंखें डर से चौड़ी हो गईं जब मैंने उसके शरीर को गिरते पत्ते की तरह दूर की दीवार से टकराते हुए फिर धीरे से जमीन पर गिरते हुए देखा। उसकी किस्मत का पता नहीं। इस बीच सिल्वर बम ने हवा में एक बेताब चाप बनाया, ठीक उसी तरह उस बड़े गोले में धंस गया। मेरी आंखों के सामने पूरी दुनिया एक अंधा करने वाली एकदम सफेद शॉक वेव में बदल गई, जिसने तुरंत कंट्रोल रूम को घेर लिया। मुझे लगा जैसे मुझे किसी तेज रफ्तार ट्रेन ने सीधे टक्कर मार दी हो। मेरा शरीर हवा में ऊंचा उछला और फिर जोर से जमीन पर गिर गया। बहुत ज्यादा दर्द और बहरा कर देने वाली दहाड़ के बीच मेरी चेतना तेजी से गायब हो गई। पूरी तरह बेहोश होने से पहले मुझे ऐसा लगा कि धमाके के सेंटर में मौजूद बहुत बड़ा बैंगनी गोला खत्म नहीं हुआ था, बस उसकी सतह पर एक दरार पड़ गई थी। दरार से एक बैंगनी काली एनर्जी बह रही थी, जो गहरी खाई से भी ज्यादा गहरी और यूनिवर्स से भी ज्यादा साफ थी। मैं लेट गया और दुनिया की जो आखिरी तस्वीर मैंने देखी वो थी वो बड़ी सी आंख जो पूरी स्क्रीन पर छाई हुई थी। उसकी पुतली में एक पल के लिए इंसान जैसी, सपने जैसी मुस्कान चमकी, फिर सब कुछ अंधेरे में लौट आया। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर बेहोश रहा, शायद 1 मिनट, शायद हमेशा के लिए। एक तेज गर्जना और बहुत ज्यादा दर्द के बीच मेरी चेतना को जबरदस्ती मेरे शरीर में वापस खींच लिया गया। जब मैं उठा तो देखा कि पूरी दुनिया हिल रही है। मेरा सिर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े हथौड़े से चकनाचूर हो गया हो। दर्द बर्दाश्त से बाहर था। मेरे कानों में लगातार तेज आवाज गूंज रही थी। मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ धुंधला था। अनगिनत काले बिंदु, रंगीन धब्बे मेरी नजर में बेतहाशा नाच रहे थे। मुझे खून का स्वाद आया, नमकीन और मेटल जैसा। ये मेरे माथे से बह रहा था, जिससे मेरी नजर धुंधली हो गई थी। मैंने अपने चेहरे से खून पोंछने के लिए हाथ उठाया, लेकिन मेरा हाथ इतना भारी लग रहा था जैसे उसमें सींख भरी हो। हर छोटी सी हरकत से मेरी मसल्स खिंच रही थी, जिससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मैं उठने की कोशिश की, लेकिन कई बार नाकाम रहा। आखिर में मैं एक उल्टी हुई मेटल प्लेट के सहारे खुद को संभालने में कामयाब रहा। मेरी नजर धीरे धीरे साफ हुई और फिर मैंने अपने सामने का नजारा देखा। धरती पर नर्क। एक बार फिर मेरे दिमाग में वो तस्वीर कौन थी? पूरा कंट्रोल रूम पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। जिस कंट्रोल पैनल में हम छिपे थे वो शॉक वेव से टुकड़े टुकड़े हो गया था। छत पर नुकीले मेटल के केबल मरे हुए अजगर की तरह लटके हुए थे। ब्रेक पर अभी भी खतरनाक चिंगारियां टिमटिमा रही थीं। दीवारों पर लगी बड़ी बड़ी स्क्रीन टूट गई थी, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया था।
हवा में बारूद की तीखी गंध और किसी जलने वाली चीज, प्रोटीन की तीखी गंध भरी हुई थी। हाई एनर्जी फ्यूजन बम की ताकत मेरी सोच से भी परे थी। उसने यहां लगभग सब कुछ तबाह कर दिया था। मेरी नजरें आर पार गईं। धुआं और धूल ऊंचे प्लेटफॉर्म की तरफ उड़ रहा था। प्लेटफॉर्म अभी भी वहीं था और उस पर बहुत बड़ा टेढ़ा मेढ़ा बैंगनी गोला चुपचाप लटका हुआ था। उसकी सतह पर एक नुकीली दरार आ गई थी, लेकिन वो खत्म नहीं हुई थी। दरार से पहले जो शुद्ध बैंगनी काली एनर्जी निकल रही थी वो गायब हो गई थी। यह ऐसा था जैसे पेंडोरा का डिब्बा खुल गया हो, अंदर की मुसीबत निकल गई थी, लेकिन डिब्बा खुद एक मौत जैसी शांति में लौट आया था। मेरा दिल तेजी से बैठ गया। जियाओ वंजुन। मुझे अचानक उसकी याद आ गई, जिसे 1 सेकंड पहले ही मेटल केबल से बेरहमी से मार दिया गया था। जियाओ वंजुन, मुझे जवाब दो। किसी ने जवाब नहीं दिया। बस मेरी गूंज ठंडी मेटल की दीवारों के बीच गूंज रही थी। डर, जैसे किसी बर्फीले हाथ ने मेरे दिल को कसकर जकड़ लिया हो। क्या वो मर गया था? मुझे बचाने के लिए, मिशन पूरा करने के लिए क्या वो मर गया था? नहीं, मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने अपने पूरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द सहा, खंडहरों में अपने हाथों और पैरों के बल रेंगते हुए, भारी मेटल के टुकड़ों को एक एक करके हटाते हुए। मेरी उंगलियां कट गई थीं और तेज किनारों से खून बह रहा था, लेकिन मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। मेरे मन में बस एक ही ख्याल था, उसे ढूंढो। मुझे उसे ढूंढना ही था, मुझे उसे देखना ही था। भले ही वो मर गया हो, मुझे उसकी बॉडी देखनी ही थी। आखिर में गिरी हुई सर्वर मशीनों के ढेर के बीच उसके मुंह के कोने पर गहरे लाल खून की एक लकीर चिपकी हुई थी। उसकी कॉम्बैट यूनिफॉर्म कई जगह से फटी हुई थी। खून उसके कपड़ों में भीग रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, बिना हिले डुले, जैसे उसने सांस लेना बंद कर दिया हो। मेरा दिमाग खाली हो गया। मेरे कानों में एक भिनभिनाहट की आवाज़ भर गई। समय रुक सा गया था। मैं कांपते हुए उसकी सांस चेक करने के लिए आगे बढ़ा। ठंड थी, बहुत ज्यादा ठंड। मेरी दुनिया तुरंत बिखर गई। जैसे ही मैं निराशा में डूबने वाला था, मेरी उंगलियों ने हवा का एक हल्का, लगभग गायब झोंका पकड़ा। बहुत हल्का, फिर भी पक्का असली। वो अभी भी जिंदा था। वो अभी भी सांस ले रहा था। खुशी का एक झोंका, जैसे अचानक जबरदस्त बाढ़ आई हो। उसने तुरंत सारी निराशा और दर्द धो दिया। मैंने ध्यान से मलबा हटाया, उसे खंडहर से बाहर निकाला। उसका शरीर हल्का और ठंडा था। मैंने अपना कान उसकी छाती पर लगाया। मैंने सुना। मैंने एक के बाद एक हल्के, फिर भी बहुत मजबूत दिल की धड़कन सुनी, जैसे कोई मरती हुई तितली अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश कर रही हो। मैंने उसकी चोटों को देखा। वे गंभीर थीं। उसका बायां हाथ अजीब तरह से मुड़ा हुआ था, साफ तौर पर टूटा हुआ था। उसकी पीठ पर एक बड़ा सा निशान था, जो किसी जोरदार टक्कर का इशारा था। उसके अंदरूनी अंग शायद खराब हो गए थे, लेकिन सबसे जानलेवा घाव उसके माथे पर था, एक गहरा घाव जिससे हड्डी दिख रही थी। खून अभी भी रिस रहा था। हमें तुरंत खून बहना रोकना पड़ा। मैंने अपनी आस्तीन का एक साफ टुकड़ा फाड़ा और उसे जोर से घाव पर दबाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। खून तेजी से घाव में भर गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो खून की कमी से मर जाएगा। हम क्या कर सकते थे? यहाँ कोई मेडिकल सुविधा नहीं थी। हम इस सुनसान वीरान जगह में फंस गए थे। खून की कमी से उसका चेहरा पीला पड़ता देख मेरा दिल दुखने लगा। तभी मेरे सीने पर लगा कस्टम बैज, जो मेरे मालिक लिन हैंडोंग का था, उससे एक बार फिर हल्की गर्म एनर्जी निकली, जैसे मुझ पर कोई भूत सवार हो। मैंने बैज उतारा और धीरे से जियाओ वंजुन के माथे के घाव पर रख दिया। एक चमत्कार हुआ। ठंडा मेटल का बैज जैसे ही उसके घाव को छुआ, हैरानी की बात है कि उसमें से एक नरम, सुनहरा घेरा निकला। वो घेरा जैसे जिंदा हो उसके घाव को ढक गया, और जो खून बह रहा था वो धीरे धीरे लगभग साफ दिखने लगा, रुक गया। घाव के आसपास की स्किन और मांस भी धीरे धीरे सिकुड़ने और ठीक होने लगे। ये अनोखा नज़ारा देखकर मैं हैरान रह गया। ये बैज आखिर है क्या? ये न सिर्फ दिमागी हमलों को रोक सकता है, बल्कि घावों को भी ठीक कर सकता है। मास्टर, आपने मेरे लिए कौन सा ऐसा राज छोड़ा है जिसे समझना मुश्किल है? मेरे पास उसे समझने का समय नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि जियाओ वेंजुन कुछ समय के लिए खतरे से बाहर है। मैंने राहत की सांस ली, जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह थक गया था। बाल बाल बचने की थकान मुझ पर लहरों की तरह छा गई। मैं दीवार से टिक गया, जोर जोर से हाँफ रहा था। तभी मेरी आंख के कोने से मैंने कंट्रोल रूम के दूसरी तरफ रिसर्चर्स के कंकाल देखे। कंकाल के अवशेष जो 10 साल पहले मर चुके होने चाहिए थे, वे हिल रहे थे। ये कोई भ्रम नहीं था। मैं प्लेटफॉर्म पर बिखरे हुए दर्जन भर से ज्यादा सफेद कंकाल साफ देख सकता था। वे बहुत धीरे और डरावने तरीके से कांप रहे थे, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें उनकी मौत की नींद से जगा रही हो। मेरा खून तुरंत जम गया। एक ठंडक जो मेटल टेंटिकल्स का सामना करने से भी ज्यादा तेज थी, मेरे पैरों के तलबों से सीधे मेरे सिर के ऊपर तक गई।